देखिए, पेज को सारा बंद कीजिए, चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। वैसे कई बार हम क्या करते हैं कि मौलिक अधिकार पढ़ाने के बाद मौलिक कर्तव्य को पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन वो 51 में जाने के बाद डीपीएसपी के बाद में है। जैसे उस दिन भी सर आए थे तो मौलिक अधिकार के बाद कर्तव्य पढ़ाइए, नहीं। मौलिक अधिकार के जब हम लोग कंप्लीट किए तो हमने क्या देखा, जैसे जब संविधान की निर्माण हुई, थोड़ा सा संदर्भ को समझिए। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय की क्या परिस्थितियां थी। जितना आप 12 से 14 से लेकर के मोटा मोटी हम लोग जो 32 तक देखे, उसमें कहीं ना कहीं आपको बेहतर करने के लिए, ओए जितना देर में अभी से बैठे नहीं बढ़िया से, बेहतर करने के लिए आपको क्या दिया गया, राइट्स दिया गया था, है ना। 14 में, 15 में, 16 में, जहां पे भी आप देखें शुरू से लेकर के, और जो कुछ विशेष वर्तमान संदर्भ में आपको राइट्स चाहिए वो सब धीरे धीरे अनुच्छेद 21 में ऐड कर रहा है, जो पूरा आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये तो अधिकार आपको दिया गया। तो इससे हुआ क्या, या इससे उस समय जब 1950 में संविधान लागू हुआ, जब ये दिया गया था, तो इसका क्या परिणाम आए या क्या परिणाम आ सकता है आगे, ऐसे लोग सोचे होंगे। चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, फिर आपको पता चलेगा। तो जब अधिकार दे दिया तो हम अधिकार लेंगे, स्वाभाविक है। मान लिया जाए हमारा कहीं 14 हनन, 15 हनन हो रहा है, 16 हनन हो रहा है, जैसे खास करके 15 बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। याद है, इसीलिए एक मूवी बना है आर्टिकल 15 कि महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव, ये सब बहुत सारा चीज़ें हैं। तो वहाँ तो प्रोटेक्शन मिल गया है ना कि इन सब के आधार पर भेदभाव आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इतने दिन से, सालों से, वर्षों से, हजारों हजार सालों से ये सब भेदभाव हमारे यहाँ आ रहा था। लिंग के आधार पे, महिलाओं के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार, जाति के आधार पे, वर्ण व्यवस्था जो बना हुआ था, इन सब के आधार पे। तो क्या लगता है कि सारा एकाएक समाप्त हो जाएगा? नहीं, तो उसमें तो टाइम लगता। लेकिन ये तो हम अपेक्षा कर सकते हैं कि जब हमने 1950 में ये राइट्स लोगों को दिया, तो आने वाला समय में धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिफॉर्म्स जरूर होगा, चेंज जरूर होगा, परिवर्तन जरूर होगा। लेकिन सिर्फ मौलिक अधिकार दे देने से, लेकिन ये होगा कैसे? बोलने वाली बात यहां ये है कि ये होगा कैसे। मान लिया महिलाओं के साथ हमने वहां पे सेम व्यवहार कर दिया कि 15 में लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, तो क्या जो पुरुष पहले से, पुरुष प्रधानता वाला देश हमारे यहाँ है, पहले से सशक्त है, आर्थिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में, सोशल स्तर पर आज भी हम लोग देखते हैं कि बेटी हुआ तो बेटा क्यों नहीं, मतलब इतना साल के बाद, तो उस समय कैसी परिस्थिति रही होगी। तो जब तक हम महिलाओं को, जब तक हम पिछड़े वर्गों को, जब तक हम समाज के नीचे तबके के लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करेंगे, सरकार उनको ऊपर उठाने के लिए काम नहीं करेगा, तो फिर उसके लिए ये अधिकार हो, चाहे अधिकार नहीं, जो मौलिक अधिकार हमने दिया उसके लिए हो या ना हो, कोई विशेष फर्क पड़ेगा? चीजों को समझिए। अब जैसे मैं बता रहा हूं कि मान लिया जाए सरकार ने अभी महिलाओं को ये 35% रिजर्वेशन, या फिर पढ़ने में इतना प्रकार का छूट, जैसे ग्रेजुएशन करने पे कुछ पैसा, इंटर करने पे कुछ पैसा, तो ये सब क्या है? ये सरकार द्वारा महिलाओं को ऊपर उठाने का प्रयास है, आगे लाने का प्रयास है। तभी तो वो समझ पाएगी कि हमारे लिए भी संविधान में, अब जैसे हमारी माता या आपकी माता, चलिए माता की नाम दादी की बात करते हैं, तो इसमें से बहुत, जैसे हमारी दादी पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं, तो उसको क्या पता कि मौलिक अधिकार भी कोई चीज है, अनुच्छेद 15 भी कोई चीज है, 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव होगा या नहीं होगा ये भी चीज है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। एक चीज ये। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार, जो हमने मौलिक अधिकार की बात किया, वो तब समझेगा जब वो
उसके जो कुछ बेसिक नीड्स है वो पूरा होगा। जैसे आपको हम खाना ही नहीं खिलाएंगे, 7 साल का बच्चा है, 5-7 साल का बच्चा है, आप मान लिया जो उसके माता पिता नहीं है, या अगर है भी तो उस पर विशेष कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम चाहेंगे कि वो और कॉमन बच्चा की तरह उसका सारा चीज डेवलप हो, पॉसिबल होगा? उसके लिए तो सबसे बड़ी जरूरी होगा कि उसको पहले पर्याप्त भोजन मिले, पर्याप्त एजुकेशन मिले, तब तो वो अपना मौलिक अधिकार समझ पाएगा। मैं बताने का प्रयास ये कर रहा हूं कि मौलिक अधिकार इतना ऊंचाई पे जाने पे आपको प्राप्त होता है, लेकिन आप यहां पे पैदा होते हैं, तो यहां से यहां तक जब तक जाएगा लोग, चाहे वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, चाहे वो सामाजिक रूप से सशक्त होकर, तभी ना वो समझेगा कि हमको ये सब संविधान में अधिकार दिया है। तो यहां से यहां तक उठाने के लिए ही ये जो हम अभी देखेंगे डीपीएसपी की व्यवस्था संविधान में किया गया। कैसे? तो हम बताए थे कि एक तरफ है, सबसे ऊपर है सरकार, संविधान है ना, सबसे ऊपर संविधान है। यहां पे क्या है? यहां पे है नागरिक, जनता, और यहां पे क्या है? सरकार या राज्य। चीजों को समझिए पहले। संविधान ने नागरिकों को क्या दिया? अधिकार। क्या आपको हम ये सब अधिकार दिए? सारा अधिकार हमने दिया। तो ये जितना हम लोग 14 से लेकर के 35 तक देखे, वो सारा अधिकार संविधान ने आपको दे दिया। लेकिन वो अधिकार लेने के लायक भी आप रहिएगा तब ना। इस चीज को एकदम पूरा व्यवहारिक रूप से समझिए। सिंपली हम बार बार बोल रहे हैं, आपको दिया गया अनुच्छेद 19 में बोलने की आजादी। किसके खिलाफ? अच्छा, ये जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया था, ये दिया गया था नागरिकों को। किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ, है ना। नागरिकों को राज्य के खिलाफ दिया गया। तो नागरिकों को जब राज्य के खिलाफ दिया गया, तो मान लिया अनुच्छेद 19 आपको दिया गया बोलने की आजादी, कि सरकार के खिलाफ या राज्य के खिलाफ आप बोलिएगा। तो अनुच्छेद 19 के बारे में आपको पता हो कि हमको ये दिया गया, तो उसके लिए थोड़ा भी तो आपको पढ़ाई लिखाई से जुड़ना पड़ेगा। आप बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको क्या पता चलेगा कि हमको क्या बोलना है या नहीं बोलना? आपको ये पता होना चाहिए कि किस हद तक बोलेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी, और किस हद के बाद हम बोलेंगे तो हमको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। हमने बताया ना कि आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे भारत की एकता, अखंडता, मानहानि जैसी चीजें हो जाए। तो उस लेवल तक आप पहुंचिएगा, तब तो आपको मौलिक अधिकार आप समझ पाइएगा। अब बताइए, क्या लगता है आपको कि 1950 में भारत के 40 करोड़ लोग उस लेवल तक था? नहीं। तो उसके लिए क्या किया गया? तो वैसे लोगों के लिए या सभी लोगों के लिए इसी संविधान में एक व्यवस्था किया गया। क्या करने का? एक व्यवस्था किया गया, डीपीएसपी। और डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी कुछ नहीं है, बस ये समझिए कि मौलिक अधिकार तक पहुंचाने के लिए जो नीचे से पुश किया गया नागरिकों को, वो पुश करने का हथियार है डीपीएसपी। अब ये पुश कैसे किया गया? तो जिसके पास एजुकेशन नहीं था उसको एजुकेशन की बात की गई है इसमें। जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है उसके लिए भोजन की बात की गई इसमें। बेहतर पर्यावरण नहीं है तो पर्यावरण संरक्षण की बात की गई इसमें। उसका हेल्थ सही नहीं है तो शराबबंदी की बात की गई है इसमें। कोई भेदभाव ना हो महिला पुरुष का तो उसकी बात की गई है इसमें। बुढ़ापे या प्रसूति हित लाभ जैसी बात की गई इसमें। बेहतर प्रशासन कैसे चलेगा तो ग्राम पंचायत की बात की गई इसमें। तो ये जो सारा बात किया गया है, इसमें जो लिखा गया है, तो वो कौन? संविधान का है ना। संविधान ही ना दिया। तो संविधान सिर्फ दिया नहीं बल्कि सरकार को कहा, क्या? सरकार को कहा कि ये कैसे होगा? ये व्यवस्था तो कर दिया गया, ये कैसे होगा? तो सरकार को कहा, राज्य को कहा। किसने? संविधान ने। कि जब भी आप व्यवस्था को चलाइएगा, शासन को चलाइएगा, पॉलिसी बनाइएगा, नियम कानून बनाइएगा,
तो हम जो भी निर्देश दिए हैं इसमें, क्या निर्देश दिए हैं? तो निर्देश दिए हैं हम 36 से लेके 51 तक, एक एक करके वो सारे निर्देश को आप क्या करोगे? अपने पॉलिसी में लागू करोगे, अपने पॉलिसी में लागू करोगे। अब वो निर्देश क्या है? तो 36 में कुछ और है, 37 में कुछ और है, 38 में कुछ और है, 39, 40, 41, 42, 43। कॉमन ये समझिए कि एक, जैसे कि हम अगर पिछड़े हैं तो उसको कितने तरीके से उठाए, कितना तरीका होता है पिछड़ने को, उसका कैटेगरी बांटा है। तो हो सकता है हम सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। तो सामाजिक रूप से अगर हम पिछड़े हैं तो हम जो पिछड़े, जैसे महिलाएं सामाजिक रूप से पिछड़ा है, नीची की जातियां सामाजिक रूप से पिछड़ा है, तो भेदभाव मिटाएंगे तो सामाजिक रूप से सशक्त हो जाएगा ना। पहला, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो उद्योग लगाएंगे, नौकरी लगाएंगे, ये सब अगर करेंगे, सरकारी नौकरी हो, सरकारी उद्योग हो, प्राइवेट उद्योग हो, जनता में कौशल, हम स्किल डेवलप करेंगे तो वो इकोनॉमिक रूप से हो जाएगा ना, सशक्त होगा ना। आर्थिक रूप से हो गया। राजनीतिक रूप से बात करते हैं तो मान लिया कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था तो राजनीतिक अधिकार मिला, सारे लोग वोट देने लगा, हो गया ना सशक्त। तो जिन जिन रूप में हम पिछड़े हैं, जिन जिन रूपों में पीछे हैं, उन सारे स्तर पे अगर हम क्या करेंगे, जनता को प्रयास करेंगे ऊपर उठाने का, तो इन सब के लिए एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, कल्याण। कल्याण, जैसे भगवान करे सबका कल्याण हो, तो कल्याण क्या हो? कल्याण का मतलब क्या हो? मतलब जो कुछ भी प्रॉब्लम है, चाहे सामाजिक रूप से प्रॉब्लम हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे जो रूप से हो, सारा प्रॉब्लम आपका क्या हो? समाप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं ना आपका कल्याण हो गया। कल्याण का मतलब ये नहीं होता है, लोक कल्याण मतलब लोगों का कल्याण। तो हम डीपीएसपी को शॉर्ट फॉर्म में, या आप समझने के लिए इसको कह सकते हैं, ये क्या है? लोक कल्याण। लोगों का कल्याण कितने तरीके से हो गया था? अनुच्छेद 40 में कहा गया कि बेहतर शासन व्यवस्था के लिए गांव का कल्याण करने के लिए ग्राम पंचायत होना चाहिए। 41 में कुछ और बातें कहा गया, 42 में कुछ और कहा गया। मतलब 36 से लेकर के 51 तक ना जो व्यवस्था किया गया है वो लोगों के कल्याण के लिए ही किया गया है। जब एक एक करके हम अनुच्छेद यहां पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सारे बातें समझ में आ जाएगी। तो अब देखिए, तो एक तरफ संविधान लोगों को दिया मौलिक अधिकार, दिया जो हम लोग पढ़ लिए, दूसरे तरफ संविधान डीपीएसपी दिया। ये किसको दिया? नागरिक को नहीं दिया। ये किसको दिया? ये सरकार को दिया। डीपीएसपी किसको दिया? ये डीपीएसपी दिया है सरकार को, और सरकार से कहा है कि आप इसको क्या करोगे? इंप्लीमेंट करोगे, लागू करोगे। ठीक है, क्यों लागू करोगे? क्योंकि जब तक आप इसको लागू नहीं करोगे, जनता का, लोगों का कल्याण नहीं होगा। जनता का, लोगों का कल्याण नहीं होगा। और जब तक लोगों का कल्याण नहीं होगा, वो मौलिक अधिकार का लाभ ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। मौलिक अधिकार का लाभ ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्लियर? अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं इसमें, जैसे एक बच्चा है और उसको बनना है फुटबॉलर, फुटबॉलर बनना है। तो फुटबॉलर बनने के लिए कम से कम एज होना चाहिए 16, मान लिया जाए 16, और फिजिकली पूरी तरीके से क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। फिजिकली पूरी तरह से क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। तो दो चीज है, एक 16 के बाद उसको फुटबॉल के लिए बॉल दे दिए, उसको फील्ड दे दिए, उसको जर्सी दे दिए, उसको और जो भी नेट वेट जो भी होता है, मतलब फुटबॉल खेलने के लिए जो भी सामग्री होता है वो दे दी। एक वो 16 के बाद, वो 16 से पहले तो नहीं बन सकता है। और एक है 16 से पहले, उसको क्या चाहिए? मतलब फुटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए फिट रहना है। फिट रहने के लिए शुरू से उसको हेल्दी फूड्स चाहिए, चाहिए ना, हेल्दी वातावरण चाहिए, शिक्षा जो भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो शिक्षा चाहिए ही। अब आप बताइए, 16 के बाद वाला मौलिक अधिकार है कि 16 के पहले वाला मौलिक अधिकार? 16 के। और डीपीएसपी 16 के पहले वाला है कि 16 के बाद वाला? आपके पास दो ऑप्शन रखेगा, आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है?
मौलिक अधिकार या डीपीएसपी? कितने लोग, देखिए जो भी मन में है सोच समझ के एकदम बेहिचक बोलिए, हमारे लिए आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन, मौलिक अधिकार या डीपीएसपी? कितने लोग डीपीएसपी की तरफ हाथ उठा रहे हैं? कितने लोग? डीपीएसपी ज्यादा महत्वपूर्ण। कितने लोग मौलिक अधिकार की तरफ हाथ उठा रहे हैं? अब यहां बेवकूफ लोगों को दिमाग में ये बात नहीं आया कि 16 साल तक जाने के लिए पहले आपको हेल्दी फूड चाहिए ना? कहां दिमाग रखते हैं? भोजन देवे नहीं करेंगे, खाना पीना देवे नहीं करेंगे, और उसके बाद कहेंगे अनुच्छेद 19, तो उसका क्या घास बनाइएगा, सब्जी बनाइएगा लेके? तो ये दिमाग क्लिक नहीं किया, और जिसका किया उसको नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो में से एक चाहिए, और ये चीजें इतनी आसान थी। दोनों में से जरूरी ज्यादा कौन है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लगातार लड़ाई हुई, और इसमें 7-8 वर्डिक्ट पे फाइनल डिसीजन दिया गया। तो देखिए चीजों को समझिए, संदर्भ को। तो आप मौलिक अधिकार भी समझ गए और आप डीपीएसपी भी समझ गए, लेकिन एक चीज यहां पे क्या है, अच्छा मौलिक अधिकार दिया गया किसको? नागरिकों को। किसके अगेंस्ट? राज्य के अगेंस्ट। डीपीएसपी दिया गया किसको? किसके कल्याण के लिए? नागरिकों के कल्याण के लिए। लेकिन यहां एक बात कहा गया कि आपको या हमको जो मौलिक अधिकार दिया गया, वो मौलिक अधिकार अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको इलाज करने का भी दिया गया सुविधा। कहां जाने का? एक भी मौलिक अधिकार आपका हनन होगा तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? न्यायालय। लेकिन जो डीपीएसपी राज्य को दिया गया, उसमें उसको यह कहा गया कि आपकी इच्छा पर निर्भर है, जो जो कल्याण करने के लिए हमने यहां निर्देश दिया है वो आपके इच्छा पर निर्भर है कि आप इसको लागू करते हो या लागू नहीं करते। जैसे सिंपल एग्जांपल एगो लेते हैं, अनुच्छेद 47 में है मद्य निषेध, शराबबंदी, है ना? तो बहुत सारे राज्य ने इसको लागू किया, लेकिन बहुत सारे राज्यों ने इसको लागू नहीं किया। जैसे बिहार ने लागू किया, यूपी और झारखंड लागू नहीं किया। अब दिक्कत क्या होता है कि पूरा झारखंड वाला जो सटा हुआ है, यूपी वाला जो सटा हुआ है, सब वहां से लेकर के आ जाता है, यहां आता है ना, तो बिहार सरकार को दिक्कत होता है। तो बिहार सरकार ये नहीं कह सकता है सेंटर से कि उस पर केस करो काहे लागू किया, नहीं, उसके इच्छा पर निर्भर है। अगर वो लागू करने की स्थिति में है तो लागू करेगा, और लागू करने की स्थिति में नहीं है तो लागू नहीं करेगा। यानी हम कह सकते हैं बिहार सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट न्यायालय जा सकता है कि यूपी ने शराबबंदी क्यों नहीं लागू किया? जा सकता है। लेकिन मौलिक अधिकार का हनन होता था तो आप तो चले जाते थे ना। तो हम कह सकते हैं कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? वाद योग है? न्यायालय परिवर्तन कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमें तमाम तरीके का अधिकार देता है जो हमने पढ़ा, लेकिन मौलिक अधिकार, अब सिर्फ यहां देखिए, हम बोल रहे थे कि डीपीएसपी इसलिए जरूरी है कि मौलिक अधिकार आपको चाहने के लिए डीपीएसपी पहले जरूरी है, आप उसके लिए सशक्त हो जाइए, जो हमने खेल वाला एग्जाम्पल दिया। लेकिन अब सिर्फ मौलिक अधिकार मिलने के लिए ही नहीं, पूरे संविधान में जो अधिकार है वो सारा मिलने के लिए, बेहतर शासन व्यवस्था, बेहतर जीवन जीने के लिए आपको डीपीएसपी क्या है? जरूरी है कि नहीं? तो यही है डीपीएसपी, जिसमें हम आपको क्या करेंगे, एक एक करके सारा अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। क्लियर? समझ में आया कि डीपीएसपी क्या है और मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार सरकार दोनों दिया गया है, संविधान के द्वारा है। तो मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान द्वारा नागरिकों को, और अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आपके पास क्या है? जुडिशरी है। ठीक है, और यही संविधान डीपीएसपी दिया है किसको? राज्य को। और कहा है क्या कहा है कि आप नागरिकों को कल्याण करने के लिए डीपीएसपी में जो निर्देश दिए हैं उसको आप लागू कीजिए। हालांकि आप अपने सक्षम हैं, जैसे कि शराबबंदी लागू करने के लिए, शराबबंदी लागू करने के
बाद जो लॉस हो रहा है उसको आप भार उठाने के लिए अगर सक्षम है तो आप शराबबंदी लागू कर सकते हैं, है ना। अब मान लिया आपको पता है कि झारखंड में शराबबंदी लागू करेंगे तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम, क्राइसिस हो जाएगी, तो उसने लागू नहीं किया। ठीक है, तो यही है डीपीएसपी। अब हम राज्य के नीति निदेशक तत्व को हमेशा शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डीपीएसपी बोलेंगे। और हम देखेंगे पहले हम लोग क्या करेंगे, डीपीएसपी में 36 से 51 से लेकर के पूरा का पूरा अनुच्छेद देखेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगी, वो याद कराने का जिम्मा मेरा। मेन अनुच्छेद जो रटने वाला था और डिफिकल्ट था वो था फंडामेंटल राइट्स, और मुझे खुशी हुई उसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था अनुच्छेद 22 का क्लाउज 7, जिसको एक लड़का ने जबरदस्त तरीके से सुनाया। और बाकी सज्जन और सज्जनियां जो हैं देख ही लिए क्या हुए, कुछ छोड़ करके बाकी लोग सुनाए नहीं, कुछ लोग तो बहुत अच्छा सुनाए, मतलब धीरे धीरे सीरियस हो रहे हैं, है ना। इसमें से अगर चुना जाए तो लगभग 20-25 लोग पूरी तरीके से सीरियस हैं। अब वो मुझे पता है, नाम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि नाम बोलेंगे तो आप पढ़ना लिखना फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा, है ना, वो पता चल जाता है। और जो सीरियस अभी नहीं है वो कभी हो भी नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अब डीपीएसपी। डीपीएसपी का संदर्भ समझे ना अभी जो बताए। अब देखिए डीपीएसपी क्या है, भाग कितना, भाग 4, आर्टिकल कितना 36 से 51। तो देखिए सबसे पहले डीपीएसपी भारतीय संविधान में इसकी चर्चा भाग 4 अनुच्छेद कितना 36 से 51 के बीच है, 36 से 51 के बीच है। डीपीएसपी है क्या, तो डीपीएसपी राज्य को दिया गया एक निर्देश है, राज्य को दिया गया क्या है, एक निर्देश है जिसको लागू करना, यहां सुनिए अभी इधर उधर मत उल्टाइए, जिसको लागू करना या नहीं लागू करना ये किसके इच्छा पर निर्भर है, ये राज्य के इच्छा पर निर्भर है कि इसको हम लागू करें या नहीं लागू करें, लेकिन प्रयास हमेशा बेहतर करना चाहिए। ठीक है, राज्य के इच्छा पर निर्भर है कि इसको लागू करें या लागू नहीं करें। डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया, नाम सुने हैं, कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अच्छा एक चीज, मौलिक अधिकार में जितने भी अधिकार पढ़े तो उसमें से सबसे ज्यादा वो जो अधिकार आपको मिलेगा तो सशक्त किस रूप में होइएगा, राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में या सामाजिक रूप में, सबसे ज्यादा, क्योंकि संविधान में अधिकार है तो राजनीतिक रूप में आप सशक्त हो सकते हैं, वैसे सामाजिक रूप में भी होइएगा, आर्थिक रूप में भी होइएगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं मौलिक अधिकार आपको कौन सा अधिकार देता है, राजनीतिक अधिकार देता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में है, राजनीति शास्त्र में है, राजनीतिक अधिकार देता है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक अधिकार भी मिलता है। तो ये डीपीएसपी मूल्य रूप से आपको मजबूत, मौलिक अधिकार राजनीतिक रूप से अगर आपको सशक्त करता है तो डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक रूप से आपको सशक्त करता है। क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक रूप से आपको क्या करता है, सशक्त करता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से आपको सशक्त करता है। एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है केटी शाह का। अच्छा एक चीज हम ये कहेंगे, थोड़ा इस चीज को समझिए, जितना भी डीपीएसपी दिया गया है, डीपीएसपी जितना भी दिया गया है उसका मेन पर्पस क्या है, जनता का क्या करना, विनाश करना कि कल्याण करना, विनाश करना, कल्याण करना। तो हम कह सकते हैं कि लोक कल्याण। अच्छा जिस राज्य, जिस गांव का जनता का कल्याण हो जाएगा तो उसको हम कह सकते हैं कल्याणकारी गांव, कह सकते हैं ना। जिस राज्य का जनता का कल्याण हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कल्याणकारी राज्य। भारत के सभी राज्यों का, पूरे भारत का कल्याण हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं
कि डीपीएसपी क्या करता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर क्या देता है, राज्य की स्थापना करता है, ये बोल सकते हैं। मतलब डीपीएसपी क्या करता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। यहां पे सारे लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, आज न कल तो होगा ही। ऐसा है 1-8% होता है जिसका नौकरी नहीं होता है। मतलब ये रियलिटी है, कुछ ना कुछ। जैसे हमारे गांव में अगर 100 लोग पढ़ा, हम जानते हैं स्टूडेंट में 100 लोगों को अगर जानते हैं जो पढ़ा ईमानदारी से, उसमें हमको लगता है अभी मुश्किल से वही 4-5 बचा होगा जिसको नौकरी नहीं होगा, बाकी सबका हो गया पक्का। हाँ, अब ऐसा नहीं कि सब अधिकारी बन गया, 20-25 को अधिकारी बना है, 20-25 को रेलवे में गया। टीचर तो एकदम भर भर के दे दिया है, जितना बाकी था ना, जितना बाकी था सब जो है एकदम भर भर के एक घर में एकदम उठा उठा के नौकरी दिया है ना। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं ये रहेगा, अभी 4-5 साल तक लगे, हमेशा रहेगा। जिसका ग्रेजुएशन हो गया एकदम बेहिचक एडमिशन लीजिए आप बीएड में और डीएलएड में, जहां आपको लेना है लीजिए, ठीक है। और आप लोग जब देने के लिए योग होइएगा तो उस समय इतना आसान भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि भर भर के डीएलएड और बीएड में एडमिशन हो रहा है, पता है ना। हाँ, खैर वो सब हम नहीं जाएंगे अभी। तो हमने क्या कहा कि डीपीएसपी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है। अच्छा, एक चीज, जैसे कि एक एग्जाम्पल बताते हैं, समझिए इस चीज को। संविधान ने राज्य को दे दिया क्या, डीपीएसपी, लोगों का कल्याण करने के लिए, ठीक है। लेकिन कह दिया कि आपके इच्छा पर निर्भर है कि आप करेगा कि नहीं कीजिएगा। तो मतलब ऐसा नहीं लगता है कि संविधान ने राज्य को कुछ पैसा दिया, राज्य को कुछ पैसा दिया और बोल दिया आपकी पैसा किस लिए दिया, सबको मेला घूमने के लिए जाने के लिए। अब बोल दिया आपके इच्छा पर निर्भर है, आप उसको पैसा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। थोड़ा सा मजाक नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, राज्य को मान लीजिए बैंक है कोई, राज्य का बैंक है कोई, राज्य बैंक है और सरकार जो है वो पैसा देने वाला है, चेक देने वाला है। तो चेक की कीमत है कि आप पैसा की कीमत है। मतलब आप मार्केट में चेक लेके जाते हो या पैसा लेके जाते हो, कैश लेके जाते हो। तो एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेटमेंट इस पे आया है कि डीपीएसपी मान लिया जाए एक चेक है, राज्य क्या है, बैंक, डीपीएसपी क्या है, चेक। दिया कौन, संविधान, किसके लिए, खर्च करने के लिए, लेकिन इच्छा पर छोड़ दिया है। किसके इच्छा पर, राज्य को क्या बोले हम, बैंक समझने के लिए ना। तो एक राजनीतिज्ञ है केटी शाह, वो कहता है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, इसका बैंक दिवालिया नहीं हो गया है। केटी शाह बोलते हैं कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, वो उस बैंक के इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वो भंजेगा कि नहीं भंजेगा, जनता का कल्याण होगा कि नहीं होगा। यानी वो चेक छोड़ दिया गया है राज्य के इच्छा पर। डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक के इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वो उसका भंजती करेगा या नहीं करेगा। क्यों, डीपीएसपी को हम राज्य की इच्छा पर क्यों छोड़े 1950 में, इसलिए छोड़े कि उस समय योग्य, ऐसा नहीं, सारे राज्य तो अमीर नहीं था कि सब लागू कर देगा। जैसे शराबबंदी हमने एग्जाम्पल बताया, इसी तरीके से और हम जाएंगे तो लोक कल्याण का बहुत सारा कार्य होगा। जैसे मान लिया प्रसूति हित लाभ है ना, मान लिया जाए छोटे कुटीर उद्योग की स्थापना, पैसा लगता है ना भाई कुटीर उद्योग की स्थापना में। तो हम मान लिया जाए सभी राज्य को उस समय कह देते नहीं सबको स्थापित करना है, तो जिसके पास पैसा है वही ना कर पाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं है वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन यही बात 1950 में और यही बात अगर हम 2023 में कहेंगे तो शोभा देगा। 2023 में मान ली एक राज्य वहां बहाना बना दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, कुटीर उद्योग की स्थापना नहीं करेंगे,
जो अनुच्छेद 43 में हम लोग पढ़ेंगे। और 2023 में भी वही बहाना बनाए तो वो चलेगा? यानी कि 2000 जब संविधान लागू हो रहा था उस समय ये कहा गया कि डीपीएसपी लागू करने या नहीं लागू करने की इच्छा राज्य की होनी चाहिए। लेकिन धीरे 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 सारे राज्य, लगभग सारे निर्देश को क्या किया है? लागू किया है। जब बिहार जैसे राज्य शराबबंदी को लागू कर सकता है तो इससे गरीब भी कोई राज्य है? बिहार गरीब नहीं है। आप लोग को पता नहीं है, हम लोग के पास आवंटन आता है ना बिहार सरकार का छठा वित्त आयोग से, तो लिखेगा 17 अरब इतना करोड़ इतना हजार इतना रुपया मात्र, ठीक है, और वो सारा साइन करेंगे तभी आवंटन जाएगा। इतना इतना पैसा आता है। गरीब था नहीं, गरीब बनाया ना। वैसे भी हम लोग, कौन कहता है गरीब है? गरीब है हम लोग, क्या बात है, मन से अमीर हमेशा है कि नहीं? खैर, तो इसमें कुछ इसकी भूमिका में हम लोग देखेंगे ये कि डीपीएसपी राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग कितना में 4 अनुच्छेद कितना से कितना 36 से 51 के बीच चर्चा है। यह राज्य को दिया गया एक निर्देश है, राज्य को दिया गया एक निर्देश है जो किसकी इच्छा पर निर्भर करेगा? वो निर्देश को लागू करेगा या नहीं करेगा ये किसकी इच्छा पर निर्भर है? राज्य की इच्छा पर निर्भर है। कहां से लिया गया है? राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से मौलिक अधिकार जरूरी था, उसी तरीके से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए क्या जरूरी है? डीपीएसपी लोगों के कल्याण के लिए लाया गया। इसका मुख्य पर्पस जो है, डीपीएसपी का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अभी तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन एक शब्द में आप इस चीज को समझ जाइएगा कि डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और आने वाला समय जब पूरा हम संविधान पढ़ लेंगे तो सिर्फ डीपीएसपी का यह उद्देश्य नहीं है, पूरे संविधान का यह उद्देश्य है कि यहां जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब का क्या हो? कल्याण हो। जैसे जुडिशरी, इससे कोई मतलब है? जुडिशरी क्यों दिया गया? ताकि आपके पास कोई इनजस्टिस ना करे। आपके साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो उसके साथ तो क्या हो? आपके साथ न्याय हो। जुडिशरी इसीलिए है ना। बाकी सिस्टम बेहतर आपका ख्याल रखे सरकार, इसलिए सरकार ख्याल नहीं रख रही है, आपका एजुकेशन करवा रही है, विभिन्न प्रकार का अधिकार दे रही है, क्या नहीं कर रही है? तो धीरे धीरे, जैसे कि 2 परिवार होता है, एक अमीर परिवार एक गरीब परिवार, तो अमीर परिवार सारा चीजें सुविधा आपको स्टार्टिंग में ही दे देता है या और आगे बढ़ते जाता है, लेकिन गरीब परिवार वो धीरे धीरे जैसे जैसे बेचारा कमाता है, जैसे जैसे करता है, वैसे वैसे अपने बच्चों का ख्याल रखता है, वैसे वैसे करता है। हाँ, प्राइमरी एजुकेशन पे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, बिल्कुल देता है। हम सारा चीज को पढ़ेंगे इसमें। और ना ही सिर्फ ये निर्देश ही नहीं दिया गया, बल्कि समझ लीजिए कि अभी के समय में पहले हम एक करके इसका अनुच्छेद देखेंगे, उसके बाद सारा क्रियान्वयन देखेंगे कि कैसे कैसे पूरा राज्य, पूरा भारत, पूरा राज्य अनुच्छेद 36 से लेकर 51 सारे अनुच्छेद को इसने क्या किया? लागू किया, क्रियान्वयन किया। तो यही था इसकी भूमिका। तो भूमिका में क्या क्या हम लोग पढ़े? अच्छा, एक चीज और जो भूल गए, केटी क्या बोले? डीपीएसपी एक ऐसा चेक जो किसके इच्छा पर निर्भर करता है? किसके इच्छा पर निर्भर करता है? वो चेक भंजेगा कि नहीं भंजेगा, ये किसके इच्छा पर निर्भर करता है? बैंक के इच्छा पर निर्भर करता है। यहां बैंक से किसको डिनोट किया है? राज्य को डिनोट किया। ठीक है। और मान लिया जो बैंक भजाने की स्थिति में नहीं है, वो बैंक भी दिवालिया हो गया, है ना? दिवाली मतलब समझते हैं? सिर्फ बैंक की नहीं, कभी कभी हमारे और आपके बीच में भी कोई लोग दिवालिया हो जाता है, होता है ना? इसमें से भी कई लोग हुए होंगे, नहीं समझते दिवालिया का मतलब, ये समझने की जरूरत भी नहीं। चलिए आते हैं हम लोग अब संवैधानिक प्रावधान।
संवैधानिक अच्छा, जो लोग लेट से आए वो पहले सोच लिए कि ऑनलाइन क्लास होगा तो नहीं आएंगे, सोचे थे ना? कौन कौन लोग लेट से आए? यही सोचे थे ना? अब बाद में पता चला कि रास्ते में थे। सही बोल रहे हैं? विश्वास कर लें। वाह, इसी को कहा जाता है बैंक दिवालिया होने वाला। नहीं, खैर, संवैधानिक प्रावधान में हम लोग अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 को देखेंगे। देखिए, दो तरीके से इसको पढ़ेंगे। पहले एकक अनुच्छेद में क्या है उसकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर सारे अनुच्छेद का मतलब सारे नीति निर्देशक तत्व को लागू किस आधार पे किया गया है। जैसे अनुच्छेद 47 शराबबंदी है ना, तो हम कहेंगे बिहार सरकार इसको लागू किया है। उसी तरीके से प्रसूति हित लाभ, तो सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई है। जैसे मातृत्व अवकाश मिलता है ना, कितना? 26 सप्ताह फ्री, सरकार सारा सुविधा देगा, सारा पैसा ये DF HRA सब मूल वेतन सारा चीज देगा, लेकिन सिर्फ 2 बच्चे तक। 2 बच्चे के बाद तीसरा बच्चा में एकदम डायरेक्ट घट के आ जाता है, कितना? 12। हाँ, पुरुष को भी मिलता है, टेंशन नहीं लेगा, 15 दिन मिलता है भाई। इसमें हंस रहे, अरे नौकरी अभी नहीं ना लगा है, नौकरी लगिएगा तो यही ढूंढिएगा कि छुट्टियां कब कब मिलता है, मजाक नहीं। और ढूंढते रहिएगा कितना छुट्टी हमारा बचा हुआ है, गिन के रखे, आएगा। भगवान करे आप लोग की लाइफ में भी जल्दी ये प्रॉब्लम आए। देखिए, संवैधानिक प्रावधान में अब आराम से चीजों को समझिए। संवैधानिक प्रावधान में सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 36, क्योंकि अनुच्छेद 1 से लेकर के 35 तक कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आप इस चीज को खोल सकते हैं। आपके ग्रुप में एक गया होगा नोट्स, DPSP का गया है, उसको खोल के रख सकते हैं। और जो लोग ग्रुप में नहीं है वो अगल वाले से हेल्प ले लीजिए, अरे बगल वाले से आगे पीछे ले लीजिए। लड़की लोग तो और ज्यादा दोस्त बनाने में जो है आगे रहती है, नहीं रहती है। मिल गया सबको? चलिए, अब वहां देखना नहीं है, उसको बस खोल के रख लीजिए। अब देखिए, अनुच्छेद हम लोग अभी स्टार्ट किए थे, सबसे पहला चैप्टर हमारा था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 कंप्लीटेड। दूसरा था नागरिकता, 5 से लेके 11 तक कंप्लीटेड। तीसरा था 12 से लेके कंप्लीटेड। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाग 4 DPSP, और ये होगा 36 से लेके 51 तक। तो एक एक करके हम लोग यहां देखते हैं अनुच्छेद 36 में क्या है। नोट सिर्फ रखना है, उसको देखना नहीं है। सारा लोग यहां ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 36 में है राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द की परिभाषा, और आपको जान करके आश्चर्य होगा, अब इसमें राज्य में जो शामिल है वो क्या क्या है? देखिए, याद कीजिए, मौलिक अधिकार में हमने बताया था अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है ना, और उसमें क्या था? संघ एवं संसद। संघ सरकार, संघ सरकार प्लस संसद, राज्य सरकार प्लस राज्य का विधानमंडल, स्थानीय निकाय जिसमें था पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज, और इसके अलावे जो सरकारी संस्था जो रजिस्टर्ड है। यानी जो चीज 36 में है वही चीज किसमें था? कोई अंतर है? नहीं। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में कोई अंतर नहीं है, बशर्ते अनुच्छेद 12 यूज हुआ था मौलिक अधिकार के लिए, अनुच्छेद 12 यूज हुआ था मौलिक अधिकार के लिए, और अनुच्छेद 36 यूज होगा DPSP के लिए। इसके अलावे दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में भी था राज्य शब्द की परिभाषा, और अनुच्छेद 36 में भी क्या है?
राज्य शब्द की परिभाषा। अच्छा, यहां जो हम बताए हैं प्रीवियस में कहां जाएगा, ये है ना, ये हम बताए, तो इसमें एक दो वर्ड और लिख सकते हैं, जैसे कि वो चीज हम बता दिए हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं, मौलिक अधिकार वाद योग्य है या नहीं? न्यायालय में ले जाने योग्य है ना? डीपीएसपी वाद योग्य है? वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? डीपीएसपी है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? मौलिक अधिकार को न्यायालय, मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं। डीपीएसपी को राज्य लागू नहीं करेगा तो हम न्यायालय जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो बतवा एक के हुआ, है ना? चाहे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हो, न्यायालय में जा सकते हैं, वाद योग हो या ना हो। तो ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में कौन वाद योग है, कौन नहीं है? कहां पढ़ा रहे थे? हाँ, नहीं है। ये हट नहीं रहा, अच्छा हट गया। तो अनुच्छेद 36 में हम लोग को विशेष कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अनुच्छेद 12 पढ़ चुके हैं। बस ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 36 में और 12 में अनुच्छेद 12 यूज हुआ था और 36 यूज होगा। गुड। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद कितना? 37। अनुच्छेद 37 हम बोले अभी देखने के लिए, हम यहां ना देखने बोले सिर्फ निकाल करके वहां रखना है ना? लेकिन हम जानते हैं सब कोई देखिएगा। देखिए, वो तब देखिए जब वो आपका अपना हो। अभी आपका अपना नहीं है। अपना मतलब मोबाइल में हो जाना नहीं है। जिस तरीके से कैसे अभी जब हम शुरू करेंगे, कितने लोग हैं जो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक सुना सकते हैं? मौलिक अधिकार 12 से 35 तक सुना सकते हैं? इतने लोग हैं जी। हाथ उठाइए तो एक बार, 12 से 35 तक। मतलब कुछ कुछ भूल भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारा चीज वैसा। हमको भी ऑलमोस्ट लोग हैं, और बाकी बात जो लोग नहीं हैं तो उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अपेक्षा करते हैं कि होना चाहिए। उसी तरीके से 36 से लेकर के 51 तक जब आप याद कर लीजिएगा, तब वो आपका अपना होगा। ऐसे आपका अपना नहीं है। जिस तरीके से जब तक लीगली किसी को नहीं आप पा लेते हैं, तब तक वो आपका अपना। कहने के लिए कहिए ना कि हमारा अपन है, अपन है, कुछ नहीं होता है। ठीक है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है, जो चीज हमने अभी बताया कि मौलिक अधिकार अगर हनन होगा तो न्यायालय में जाएंगे, तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है ना? लेकिन डीपीएसपी है? नहीं है। तो यही बात कहता है अनुच्छेद 37। क्या कहता है? डीपीएसपी। देखिए, यहां पे हम थोड़ा सा शॉर्ट लिखते हैं, विस्तार से उसमें लिखा हुआ है, लेकिन पहले चीजों को समझिए। अनुच्छेद 37 कहता है डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है या नहीं है? परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन अगर न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है तो इसका मतलब राज्य लागू ना करे। जैसे हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार हम कहेंगे कि हम जो पढ़ाए हैं वो याद करना या नहीं करना आपकी इच्छा पर निर्भर है। अगर हम ऐसा कहें, ईमानदारी बताइए कितने लोग याद कीजिएगा? लंबा लंबा मत छोड़िए झूठ मूठ में। हमको पता है 2-4-5% छोड़ के कोई याद नहीं कीजिएगा, है ना? इसलिए याद कर रहे हैं कि आपको याद करना जरूरी है। आपको लगता है याद नहीं करेंगे तो सर क्या हाल करते हैं, है ना, कि जिंदगी भर याद रहता है बढ़िया से। और अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, और हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। जैसे इसमें बहुत सारे हमारे अच्छे मित्र के रिलेटेड भी हैं, रिलेटिव भी हैं, और सबसे ज्यादा टारगेट हम उसी को करते हैं। हमको पता है वो जाएगा कहां जाएगा। जिसको नहीं जानते हैं तो उसको तो टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है कहां से आए हो, क्या हो नहीं हो। हम यहाँ शौक से पढ़ाते हैं। हम यहाँ छोड़ भी देंगे तो हमको कोई फर्क पड़ेगा? ऑलरेडी जॉब में है ना, कोई फर्क। तो मेरा मतलब है कि हम
इस काम को इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम उस समाज, उस व्यक्ति, कोई जाति फाती नहीं, जो वीकर सेक्शन के हैं, जो पैसा दे करके नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे लोगों के सामने आकर के अपना कुछ वक्त बिताते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है ना। और हम लोग भी, जब आप लोग सिलेक्शन हो जाइएगा तो आपके मन में ये भी आएगा, आप अपने स्तर से भी कीजिएगा। हमारे लिए ही बहुत सारे लोग किए ना। बाबा साहब भी एक अच्छे पीसीएस अधिकारी थे, उसको क्या मतलब था? उसको कोई मतलब था? एक अच्छा लाइफ जी सकते थे। लेकिन ऐसा कौन सा हुआ कि वो देखिए कितने साल में डेथ कर गए। जब उनका बॉडी डेथ किया गया तो कौन सी बीमारी उसे नहीं थी? कौन सी बीमारी नहीं थी? तो हम तो चाहते हैं कि अगर हम आप अपने समाज के लिए ऐसा कुछ करते करते शहीद भी हो जाएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सेटिस्फैक्शन तो है। लेकिन आप लोग याद करके नहीं आइएगा तो हमको तकलीफ होगा ना, और उसका कैसे निकालेंगे भड़ास आप लोग के ऊपर, तो सोच ही सकते हैं। इसलिए हमेशा याद करके आई। और लग तो रहा है ऐसा कि एक दिन हमको डंडा चलाना ही पड़ेगा। ठंडा भी है, पता चल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, तो थोड़ा बहुत ऐसे हंसी मजाक जरूरी है ताकि आपका दिमाग साफ हो, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 37 इस बात को कह दिया कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जिस तरीके से हम मान ले बोल देते हैं आपके इच्छा पर निर्भर है, आप याद करें या ना याद करें, ऐसे भी आपके इच्छा पर ही निर्भर होता है। हम आपको क्या करेंगे, अधिक से अधिक कुछ बोलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको ही पता है कि अगर हम याद करके आ गए तो इस टॉपिक का अच्छा मुझे जो है नॉलेज हो जाएगा। इसी तरह यहां कहा गया कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, वो राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वो लागू करेगा नहीं लागू करेगा। लेकिन एक बेहतर विधि व्यवस्था बनाने के लिए, इसमें देखिए डायरेक्ट लिखा गया है, लेकिन शासन के मूलभूत माना गया, परिवर्तनीय नहीं होते हुए भी बेहतर शासन के लिए। अच्छा, किसी भी राज्य, किसी भी सरकार द्वारा हम कैसे कहते हैं कि वो बेहतर शासन चला रहा है? यानी उसके शासन काल में लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो रहा है। जैसे जब नौकरी की बात आएगी तो नीतीश कुमार के इस कार्यकाल को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा ना। आज तक इतिहास रहा कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं के कार्यकाल में कोई भी काम किया, बीपीएससी काम किया, क्या किया मैटर नहीं करता है। पूरे भारतीय इतिहास में यह पहला ऐसा राज्य है कि महज 8 दिन में कितना लाख, सेकंड वाला में कितना आया था रिजल्ट, 70,000 या जो भी लाख, मतलब कम बड़ी बात है इतना कम समय में। और 1 साल के अंदर लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों को डायरेक्ट एकदम नौकरी दिया है। कोई किया है ऐसा? नहीं किया। 1,70,000 और बाकी इधर जोड़ लीजिए, मतलब 2 लाख, 2.25 लाख या 2.5 लाख। अब कितना साल के अंदर? जनवरी 2023 में कोई जानता था कि इतना लार्ज संख्या में वैकेंसी आएगी और लोग टीचर बनेंगे? और 31 दिसंबर कल आने वाला है, वो क्या सोच रहा होगा जिसको मिल गया है नौकरी, है ना। तो ये स्वर्णिम अक्षर में लिखने जाने वाली बात है कि नहीं? तो इसको हम बेहतर शासन व्यवस्था कह सकते हैं, नहीं कह सकते? क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हुआ। घर में एक व्यक्ति को नौकरी मिला तो कम से कम उस घर का तो कल्याण हो गया ना, आने वाला पीढ़ी उसका बेहतर हो जाएगा। उसी तरीके से हम कह सकते हैं डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब राज्य लागू करेगा या नहीं लागू करेगा उसकी इच्छा पर जरूर है, लेकिन एक बेहतर शासन व्यवस्था चलाने के लिए, एक बेहतर शासन व्यवस्था चलाने के लिए, एक बेहतर शासन के लिए, एक बेहतर शासन व्यवस्था चलाने के लिए डीपीएसपी क्या है? जरूरी है कि नहीं? मूलभूत है। डीपीएसपी क्या है? मूलभूत है या जरूरी है? या जरूरी है। जिस तरीके से आप याद करें या ना याद करें वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन आपको ये बात पता है कि आप याद करोगे तो अच्छा स्टूडेंट बनोगे और आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। उसी तरीके से डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेहतर शासन व्यवस्था के लिए क्या है? जरूरी है। और सारे राज्य तो ये बात चाहेंगे ना कि हम ज्यादा से ज्यादा डीपीएसपी को जितना ज्यादा लागू करेंगे उतना ज्यादा लोगों का क्या होगा? हमारे यहाँ कल्याण होगा। अब ये तो फिक्स हो गया, कितना ज्यादा नौकरी दिया है तो अगला सरकार किसकी बनेगी, है ना। आप उनसे जाके पूछिए जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं था और 1 लोग को नौकरी मिला है ना। अब मान लिया कोई भी हमारे जाकर के हमारी दादी और मम्मी को कहेगा या कहेगी कोई भी जाकर के कि नीतीश कुमार को तो वोट ना दे यार, हमें एक बार कह देंगे कि माँ नीतीश कुमार के शासनकाल में ही है तो बेटा का नौकरी लगल बा, तो दादी किसी और को देगी? मरते दम तक हमेशा नीतीश कुमार को वोट देगी ना।
तो यही सब चीजें हैं। तो अनुच्छेद 36 और 37 याद हुआ? 36 37 डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बावजूद भी बेहतर शासन व्यवस्था के लिए जरूरी है। यही बात देखिए उसमें क्या लिखा गया, डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यही बात है ना। इसमें थोड़ा विस्तार से लिखा है, जो एकदम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही इसमें हमने लिखा, लेकिन इसका क्या अर्थ हुआ कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन बेहतर शासन व्यवस्था के लिए जरूरी है। राज्य का कर्तव्य होगा कि बेहतर शासन व्यवस्था के लिए इसको लागू करें। इसीलिए एक अच्छा स्टूडेंट का ये कर्तव्य है कि जो गुरुजी पढ़ाए उसको याद करके आए, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग अनुच्छेद, क्या हुआ, अनुच्छेद 38। समय है ना अभी तो बहुत समय है, चलेगा आज ऐसे भी शनिवार है नहीं। अच्छा 1 मिनट, हम अच्छा लगता है पढ़ने में। थोड़ा हम पूछ लें क्योंकि हमारे भी न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ गए हैं सीनियर, कल से पूरा एकदम टेंशन में है, काम देंगे एकदम दिन रात एक करेंगे। अनुच्छेद 38 यहां पे कहा गया है, नहीं उठाया, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, छोड़िए नहीं उठाया, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगी या सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब इस चीज को समझिए, हम अभी बोल रहे हैं, ये उतना भाषा में नहीं जाना है। हमने क्या कहा कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यही है ना। तो इस बात को अनुच्छेद 38 में थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लिखा। उसमें कहा गया कि राज्य क्या करेगी? लोक कल्याण की अभिवृद्धि, मतलब एक प्रकार से समझिए स्थापना, अभिवृद्धि मतलब स्थापना। लोक कल्याण की स्थापना के लिए राज्य क्या करेगी? कार्य करेगी। नोट्स देख रहे हैं? कॉलेज जाने वाली आप ही हैं? अरे यहां पढ़ाते तो यहां देखिए, वो तो बाद में देखिएगा ही। अब फिर पूछेंगे तो कहिएगा कि सर कॉलेज चले गए थे पढ़ने के लिए। यहां देखिए अनुच्छेद 38 डायरेक्ट इस बात को कहता है कि राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए काम करेगी, लोक कल्याण की स्थापना के लिए काम करेगी। और इसी को ये क्या किया है, 2 क्लाउज में बांट दिया है। लोक कल्याण कैसे होगा? तो बताया है कि लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो क्या करेगा भाई? तो 3 आधार पे लोगों को कल्याण करेगा। कौन कौन आधार पे? सामाजिक, आर्थिक और यही ना है, इस 3 आधार पे। जैसे हम कहेंगे कि आप किसी एक व्यक्ति का कल्याण कर दीजिए, तो कल्याण में क्या आता है? आप उसको रुपया पैसा दे दो तो वो आर्थिक रूप से सशक्त होगा, है ना। संविधान में जो उसको अधिकार दिया गया है वो अधिकार दे दो। हाँ सर, ऑफिस में है तो क्या सर आए हैं क्या? कुछ बोल भी रहे थे? तो हम 1 बजे क्लास ऑफ होगा, उसके बाद बोलिएगा अगर आना होगा। सर चले जाएंगे तो नहीं जाएंगे, और अगर सर रहेंगे तो आ जाएंगे। ठीक है, बताइएगा जैसा होगा। अगर कुछ वैसा विशेष होगा तो कॉल कीजिएगा, हम 10 मिनट में आ जाएंगे। ठीक। तो हम किसी व्यक्ति की बात करें कल्याण, तो कल्याण 3 स्तर पे,
सामाजिक स्तर पे मतलब समझ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, समाप्त, सब बराबर। आर्थिक, रुपया पैसा, इकोनॉमिक कंडीशन, नौकरी चाकरी, और राजनीतिक संविधान में दिया गया जितना अधिकार सब उसको मिले। तो किसी व्यक्ति की जब कल्याण की बात करेंगे तो ये 3 आधार पे कल्याण होगा। यही चीज को देखिए स्पष्ट किया गया है। लोक कल्याण की स्थापना के लिए 3 प्रकार की न्याय होनी चाहिए, उसको मिलना चाहिए। एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक राजनीतिक न्याय। अरे तीनों के लास्ट में हम लोग लिख देंगे मान लीजिए यहां न्याय। तो अगर आपको कहेंगे कि आपको सामाजिक न्याय, जैसे महिलाओं को, निम्न जाति स्तर के लोगों को सामाजिक न्याय पहले मिलता था, नहीं मिलता था, अब वो मिलना शुरू हो गया। जो कमजोर वर्ग थे इकोनॉमिक रूप से, उसको आर्थिक न्याय मिलता था, नहीं, अब वो भी मिलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि सरकार इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजना ला रही है। और लास्ट में है राजनीतिक न्याय। सब किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था, संविधान में जो अधिकार नहीं था वो सबको नहीं मिलता था, अब मिलता है। तो इन तीनों आधार पे अगर हम काम कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि उस राज्य के, उस गांव के व्यक्ति का क्या हो गया? कल्याण हो गया। इसी बात की चर्चा है। कल्याण होने का मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या मिलना चाहिए? ठीक है। अब चलिए, तो एक तो इस स्तर पे कल्याण हो गया। दूसरा अगर कहेंगे तो दूसरा, किसी गांव में जाइएगा तो एक तो सबको इस तरह का नौकरी चाकरी, ये जो हमने बताया तीनों लग गया। इसके बाद, उसके बाद अगर मान लिया किसी का इस तरह का नहीं हो पाया तो वहां पे 2 चीज आता है, आय, प्रतिष्ठा और क्या है? आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर। सुविधा, अवसर, सबको सुविधा हम दे दिए, सबको अवसर मिल गया, सबको एक, जितना तक हमसे सक्षम हुआ हमने आय दिया, प्रतिष्ठा दिया। अब उसकी अपनी मर्जी, वो कितना मेहनत करके कितना आगे निकला। जैसे यहां पे ऐसा है कि किसी खास को हम विशेष पढ़ाई मतलब पढ़ाते हैं, सबको हम समान रूप से करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी खास को डांटते हैं बाकी सबको छोड़ देते हैं, ऐसा हमसे तो नहीं होता है। हम सबको डांटते हैं चाहे कोई भी रहे। अब पता चलेगा आने वाला 5 साल के बाद या 10 साल के बाद इसमें से कई लोग हमारे सामने, या हम जानेंगे कि कई लोग सफल हो गए, तो हमको अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। अब बाकी कुछ लोग नहीं मिलेंगे, सफल नहीं होंगे। ये तो फिक्स है ना कि सारे लोग तो सफल नहीं होगा। हमारी दुआ है कि सब लोग सफल हो, लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। कौन सफल होगा? ज्यादा प्रायोरिटी किसको होगा सफल होने का? जो हमारा बात मानेगा, जो सारा चीज को याद करके आएगा, जो मेहनत करके पढ़ेगा। और आने वाला 5 साल के बाद जब उससे मुलाकात होगी तो हो सकता है वो मेरे से भी अच्छे पद पर हो, भले ही गुरुजी बोले चाहे ना बोले, लेकिन हो, हमको अच्छा लगेगा। एक स्टूडेंट के, एक टीचर के लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन कब? जिस तरीके से एक गार्जियन के लिए सबसे ज्यादा अच्छा वो होता है जब उसका फादर या उसका बच्चे क्या करता है, सक्सेस होता है। उसी तरीके से एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब उसका स्टूडेंट सफल होता है। मैं इतना लोग 366 लोग हम लोग विपाट गए थे, उसमें से यहां से लगभग 22-23 बच्चे थे, और वहां पे भी हमको सब सर 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 गुरु जी ही यही लाइफ चला गया। इसके कारण मैंने विपाट का या ट्रेनिंग का बहुत अच्छा मजा नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि वहां पे भी हम गुरु जी बन के ही रह गए। तो कितना ज्यादा अच्छा होता है ना, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम, सर अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये आके कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये सब होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सब किसी को अभी जो जितना भी मिल रहा है सरकार के द्वारा, वो और वो सबको समान मिल रहा है, इसमें से कौन आगे निकलेगा। तो ये कुल मिला के आपको इतना ये दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये जरूरत है कि राज क्या करने के लिए काम करता है? राज क्या करने के लिए काम करता है? लोक कल्याण करने की काम करता है। और उसी कल्याण को थोड़ा सा क्लाउज में जाकर के क्या किया गया, और ज्यादा विस्तृत चर्चा किया गया। लोक कल्याण मतलब क्या? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और इसके बाद तो अनुच्छेद 36, 37, 38 कंप्लीट। 36 में, 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तन ही नहीं होगा, सिर्फ इतने हैं, गुड। और 38 में, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अनुच्छेद 39।
और अनुच्छेद 39 का क या ए। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे अनुच्छेद 39 का क। अनुच्छेद 39 में 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 प्रकार का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 39 में 6 प्रकार का निर्देश आप लोग देख सकते हैं नोट्स में, है ना। निम्न बातों को शामिल किया गया है, यह निर्देश दिया गया है राज्य को अनुकरण करने के लिए। सब राज्यों को निर्देश दिया गया है, लेकिन 39 के क में एक जोड़ा गया। तो पहले यहां देखिए, बस ये देख, अनुच्छेद 39 के क को पहले देखते हैं। अनुच्छेद 39 का क क्या कहता है? क्या कहता है अनुच्छेद 39 का क? कहा कि अच्छा, हम जितना, एक चीज हमेशा याद रखिए, जितना भी हम लोग डीपीएसपी में चर्चा कर रहे हैं सब संविधान के द्वारा निर्देश दिया गया है। किसको? यह सब जगह लागू होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है 39 के क में संविधान ने राज्यों को निर्देश दिया है क्या करने के लिए? समान न्याय, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। क्या करेंगे? सहायता क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। यानी इसमें कहा गया है कि राज्य, प्रत्येक राज्य, सारा राज्य, फिर वहां देख रहे हैं, हम यहां लिख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, उसको बस देखिए और इस प्रकार देखिए कि मेरा नजर ना पड़े आप पे को कि आप उसको देख रहे हैं, है ना। देखिए 39 के क में डायरेक्ट लिखा गया है कि राज्य क्या करेगी? सभी को क्या करेगी? वो समान न्याय देगा, सबको समान न्याय देगा। देता भी है, देता है ना। जैसे समान न्याय सबको नहीं मिलेगा, कैसे? जब किसी के साथ द्वयम दर्जे का भाव करे, ऐसा राज्य करती है क्या? ऐसा करती है? नौकरी में आप चले गए, 25 दिसंबर को छुट्टी है और आपसे सरकार काम करवा रही है, कोई विशेष रीजन भी नहीं है, तब आप कह सकते हैं कि हमारे साथ समान भाव नहीं कर रही। तो सबके साथ क्या करेगी? सबको समान न्याय देगी और साथ ही साथ सब किसी को निःशुल्क विधिक सहायता। जब आपके साथ किसी प्रकार का कोई क्राइम होता है तो आप जाते हैं कहां? न्यायालय। न्यायालय आपसे पैसा लेती है? थोड़ी बहुत जो उसमें शुल्क लगता है, जैसे स्टाम्प पेपर का शुल्क या एफिडेविट का शुल्क या वो सब लेती है, लेकिन ऐसा कोई विशेष पैसा लेती है? अलग बात है कि आप गलत को सही और सही को गलत करने के लिए देते, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन सरकार आपकी वजह से, कि मान लिया हमने किसी को मार दिया, वो न्यायालय गया, तो न्यायालय उसे पैसा लेती है? जस्टिस के लिए नहीं लेती है ना। तो इसीलिए यहां कहा गया समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। यह अनुच्छेद कितना में है? 39 के। और इसको किसमें जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। इसे हमेशा बाद में देखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ दिया जाता है कि कौन कौन किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो अभी कुछ नहीं आपको देखना है, बस यहां पे जो बताया जा रहा है, याद करवाया जा रहा है, उसको याद कीजिए, समझ के याद कीजिए। अनुच्छेद 39 का क क्या कहता है? क्या कहता है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अर्थात सभी राज्य, भारत सरकार, सभी राज्य मतलब क्या? अनुच्छेद 36 वाला जितना राज्य में शामिल था वो सारा राज्य क्या करेगी? सभी के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता स्थापित करेगी। क्लियर? चलिए, ये हो गया 39 के क में। अब 39 के 6 में, 39 में जो टोटल 6 निर्देश शामिल किया गया वो कौन कौन है? तो देखिए, पहला है सरकार के पास, राज्य के पास, अनुच्छेद 36 के पास जितना भी साधन, प्रसाधन, शासन, रुपया, पैसा, धन संपत्ति जितना भी है, उस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, जितना भी है उन सब का अगर जब बंटवारे की बात आएगी, जीविका की बात आएगी, तो जहां पे बात आएगी जीविका का, तो उसमें स्त्री हो या पुरुष हो, वो दोनों को क्या? बराबर। यानी दोनों को क्या मिलेगा? ऐसा थोड़ी है कि हम पुरुष हैं या आप दो लड़का का सिलेक्शन हुआ है
किसी विभाग में, और एक लड़की का हुआ है, तो लड़का को ज्यादा पैसा मिलेगा और लड़की को कम पैसा मिलेगा, ऐसा है? नहीं है, दोनों को समान मिलेगा। कोई दिक्कत है? चाहे स्त्री हो चाहे, तो जीविका में स्त्री और पुरुष दोनों को क्या मिलेगा? समान। बस इसको याद रखिए। दूसरा में कहा गया कि राज्य के पास जितना भी भौतिक संसाधन है, अब भौतिक क्या नहीं दिखाई दे रहा, ये लाइट, ये कलर दिखाई दे रहा है ना? भौतिक संसाधन है, उसका बंटवारा इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से होगी बंटवारा कि सभी को क्या मिले? सभी को क्या मिले? सभी को समान रूप से मिले। मतलब राज्य के पास जितना भी भौतिक संसाधन है, उसका बंटवारा ऐसा होगा कि सबको क्या मिले? ये 39 का 2 बहुत बड़ी चीज है। मतलब इसको आप समझने के लिए कह सकते हैं कि राज्य सरकार के पास या 36 के पास जितना भी साधन है, उस सब का बंटवारा ऐसे करना है कि सबको क्या मिले? सबको क्या मिले? समान रूप से मिले। 3 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया उत्पादन के साधन, जितना भी सरकार के पास प्रोडक्शन के साधन हैं, उद्योग धंधा ये वो दिस दैट जितना, उन सब का जब हम बात करेंगे तो सब सेंट्रलाइज नहीं होगा, सिर्फ सेंटर के पास नहीं होगा, वो क्या करेगा? डिसेंट्रलाइज भी होगा। राज्य को दिया जाएगा, राज्य जिला को देगा, जिला पंचायत को देगा, और नीचे तक, यानी जितना भी उत्पादन के साधन है वो सबका क्या होगा? विकेंद्रीकरण होगा। तो ये 2-3 हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। जब हम लोग दोनों में टकराव देखेंगे तब वहां पे चर्चा करेंगे। तो 2 में है बंटवारा इस प्रकार से करेंगे कि सबको समान मिले, और 3 में क्या है? उसका क्या करेंगे? जितने संसाधन है, जो भी उत्पादन का साधन है, सबका क्या करेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, विकेंद्रीकरण करेंगे। 4 में क्या है? 4 को समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन। अब जैसे देखिए, हमने एक चर्चा किया जीविका में स्त्री पुरुष सभी को क्या करेंगे? तो सरकार प्रयास कर रही है ना। अभी तो 35% दिया, तो ये तो फिक्स हो गया कि 100 में से 35 लड़कियां ही जाएंगी। इसमें से कुछ ज्यादा तेज लड़कियां होती है तो वो 2-4-5% और सीट लेती है, मतलब 40% तक पहुंच रही है। टारगेट कितना का है? अरे उल्लू, टारगेट कितना का? 50 का ना है, तो 35 कैसे है? तो 50 का ना टारगेट है। और बहुत जल्द भारत में बिहार में 50% आरक्षण लागू होने वाला है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। बोलिए भारत माता की जय, है ना? खुश हैं कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। और बाकी पुरुष अपना अपना व्यवस्था कर लें, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो पूरा पटना में आया, 10 साल रहा, पढ़ा लिखा गया, कुछ नहीं हुआ। वो देख रहा है कि बीएड धारी लड़की कौन है, उससे शादी कर रहा है। उसको पता है कि अरे हम नहीं पढ़े तो डायलॉग कितना मारेगा, हम नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारी सपना तुम पूरा करोगी। बेवकूफ, उल्लू, तुम पढ़ा आइए नहीं तो तुम्हारा कहां से होगा, है ना हकीकत बात। तो उसी में अगर जो चालाक लड़की होगी वो हम तुम्हारा सपना काहे पूरा करेंगे, हम अपना सपना पूरा करेंगे, अपने बाबूजी का सपना पूरा करेंगे। हम थोड़ी ना तुम्हारे पास गए, तुम हमारे पास आया। तो ये सब बोले ना कि लड़का को थोड़ा मोहने आता है, आप लोग मुहाइए नहीं। मुहाने मतलब समझते हैं? हाँ, हमेशा अपने पावर को महसूस कीजिए। कोई आपके पास आ रहा है, इसका मतलब है कि आप में उसको कुछ फायदा दिख रहा है ना? तो हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहिए, और आप भी किसी के पास मत जाइए जिसमें आपको फायदा दिखे। तो आने वाला समय में 50% महिला फिक्स हो गई है ना। तो आप अपने पावर को समझिए, महसूस कीजिए। किसी भी जो मैना कौवा मैना सुगा है उसको इधर उधर मत भटकने दीजिए अपने आसपास, बढ़िया रहेगा।
हो गया? दुख हो रहा आप लोग को? 39 का 4 में क्या था? इसमें है सभी को समान जीविका, स्त्री पुरुष, और 39 के 4 में है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि जिसके साथ भी हो दोनों साथ साथ सिलेक्शन ले, और दोनों को मिलेगा कितना? समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे मान लिया आपको मिल रहा है 50 के, तो 50 के में बहुत ज्यादा पूरा नहीं होगा, और अगर आप चालाक हैं तो ये मौका आपको मिलता है कहां? ट्रेनिंग के समय में, कि एक आध और जुगाड़ कर लीजिए और उसको मिल जाएगा 50 के। बाबूजी थोड़ा गुस्सा होते हैं, पता है क्यों? कि तू हमको दहेज नहीं लेने दिया। तो बाबूजी को थोड़ा बढ़िया से इकोनॉमिक्स समझाइए कि बाबूजी, कि मान लिया अभी वो आपको देगी 10 लाख, 10 लाख हुआ ना, 10 लाख मतलब, और सैलरी कितना है? 50,000, तो कितना हो गया? मतलब 20 महीना, मतलब ये मान लीजिए 24 महीना, तो 24 महीना में आपका ये 10 लाख पूरा हो जाएगा, है ना। लेकिन जो आपके पास आ रही है वो कम से कम मान लिया 25 साल की है, तो कितना? 35 साल नौकरी करेगी, 35 साल नौकरी करेगी। अब 35 गुना 50 आप कर लीजिए नहीं, 35 गुना 50 कर लीजिए, मतलब आप जो है थोड़ा सा, हम तो बैंक ही उठा के ला रहे हैं, और आप जो है थोड़ा सा कैशियर पे ध्यान दे रहे हैं। तो बाबूजी को ऐसे समझाइएगा ना तो समझ जाएंगे, ठीक है। बाबूजी को क्या चाहिए? हमेशा फायदा चाहिए, ठीक है। तो समझाने का अपना अपना तरीका है। मेरे बाबूजी अभी तक नहीं समझे इस बात को खैर, 39 का 1 क्या कहता है? सॉरी, 39 का को क्या कहता है? 39 का 1 क्या कहता है? 39 का 2 क्या कहता है? 39 का 3 क्या कहता है? 39 का 4 क्या कहता है? 39 के 5 और 6 में कोई विशेष बात नहीं है। इसमें कहा गया कि जितने भी कर्मकार हैं, काम करने वाले हैं, उसका क्या? स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे। और 5 में कहा गया कि उसके साथ साथ उसके जो बच्चे हैं, उसके बच्चों का भी स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, और कोई विशेष नहीं है। मतलब इसमें कहा गया जितने भी लोग काम करने वाला है, बच्चे, बालक, शक्ति, उसका कर्मकारों का स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखा जाएगा। किसके द्वारा? बार बार बोल रहे हैं, ये सारा निर्देश दिया जा रहा है संविधान द्वारा। किसको? राज्य को, सरकार को, ठीक है। तो 39 के 5 में है कर्मकारों का स्वास्थ्य, बालाश्रम से संरक्षण, और खास करके सबसे नीचे है 39 के 6 में बच्चों का, बालकों का स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है 2 और 3, कि सरकार के पास जितना भौतिक संसाधन है उसका बंटवारा इस प्रकार से करेगा कि सबको क्या मिलेगा? समान मिलेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं मिलेगा। इसीलिए इंदिरा आवास योजना के तहत अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है आपको मिल रहा है 1.5 लाख तो दूसरा को मिल रहा है 1 लाख, है ऐसा नहीं। और 3 में क्या है? डिसेंट्रलाइज करेंगे, क्या? जितने भी संसाधन है, सारा पैसा सरकार, सेंटर अकेला नहीं रखेगा। तो यही था 39, यही था क्या? 39। ऑडिटर पटना रहेंगे, क्या हो गया भाई? वीडियो कॉल आ गया, मीटिंग है, अभी अटेंड नहीं करें। बोलेंगे सर तबीयत खराब हो गया, नेट काम नहीं कर रहा है, सबसे झूठ। चलिए, तो 39 क्लियर हो गया। 39 का क क्या कहता है? 39 का क, और उसके बाद 39 का 6 निर्देश। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अनुच्छेद 40 सब किसी को याद ही होगा, होगा ना। लेकिन थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत भारत में
जितनी भी जनसंख्या है उसका लगभग 80% लोग कहाँ रहते हैं? इसमें से कितने लोग गांव में हैं? गांव में रहने वाले हैं? सब झूठ बोल रहे हैं, लड़के लोग गांव में नहीं रहती है ना? गांव से आते हैं सब कोई, गांव से, पटना भी कभी गांव रहा होगा। तो देखिए गांव की जो बात आती है, गांव का एक अलग ही माहौल है, अलग ही मजा है ना? हालांकि अब गांव में वो माहौल और वो मजा नहीं रहा है जो आज से 10 साल पहले था। शहर के ओर लोग आ रहे हैं, उसका बहुत सारा कारण है कि गांव में जो भाईचारा था अब वो बदल गया है। वो भाईचारा, वो अपनापन बदल गया है किसमें? रिश्या में। रिश्या में बदल गया, जलन में बदल गया। ईर्ष्या बोले, वही ना बोले, जलन में बदल गया। आप अगर वहां पे अच्छे हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो जो मित्र आपका कभी बहुत प्यारा हुआ करता था वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये तमाम तरीके की, ये लगभग 10 सालों से गांव में चल रहा है। इसलिए लोग थोड़ा सा प्रायोरिटी ज्यादा दे रहा है कहां? शहर की ओर, क्योंकि यहाँ पे उस तरीका का चीज नहीं है। आप यहाँ पे गांव का हीरो और यहाँ पे आप जीरो की स्थिति में, क्योंकि यहाँ आपसे आसपास बहुत सारे लोग आपसे ज्यादा जो है उन्नति किए हुए। यहाँ आपको कोई जलने वाला नहीं, आपको ये भी नहीं पता है बगल के गांव में कौन रहता है या रहती है। तो ये चीजें हैं। स्टार्टिंग की अगर बात करें तो एंशिएंट काल में एक साउथ इंडिया के एक शासक हुआ करते थे, वंश हुआ करता था चोल। तो सबसे पहले स्थानीय निकाय की व्यवस्था वहीं की गई। धीरे धीरे आगे बढ़ता है, मेढाइवल में भी प्रांत के रूप में देखने को मिलता है। फिर आते हैं एंशिएंट काल के बाद, मेढाइवल के बाद मॉडर्न में, तो एक आता है व्यक्ति जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। अब वो स्थानीय निकाय का जन्मदाता कहलाता है, भारत में स्थानीय निकाय को लाता है। फिर धीरे धीरे उसके लिए कार्य होता है, आगे चल करके अलग से हस्तांतरित विषय 1919 के अधिवेशन में लाया जाता है इसके लिए, और विशेष पावर दिया जाता है। फिर जब संविधान लागू होता है, लागू होने की स्थिति में होता है, संविधान बन रहा होता है, तो इसमें सबसे बड़े प्रबल समर्थक के रूप में, जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा होता है, तो प्रबल समर्थक के रूप में महात्मा गांधी सामने आते हैं। उनका मानना था कि भारत का कल्याण तभी होगा जब यहाँ पे ग्राम पंचायत का, गांव का कल्याण होगा। इसलिए ग्राम पंचायत की स्थापना को लेकर के वो पूरी तरीके से क्या थे? सशक्त थे, तत्पर थे, हमेशा प्रयास करते थे। उनका एक स्टेटमेंट था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन वो जिस गांव की कल्पना करते हैं अब वो गांव की कल्पना गांव में देखने को नहीं मिलता है ना? लेकिन ये भी है, कुछ अगर 2-4% इस तरह की चीजों को छोड़ दिया जाए तो आज भी गांव में एक सुकून भरा पल है ना? शहर में आप इधर उधर लगातार यहाँ पे लोग पैसा ये सब के लिए आगे, ये काम। गांव में जब आप कभी जाइएगा तो एकदम रिलैक्स हो जाइएगा, है ना? अभी भी खास करके अभी का जो सीजन है, गांव में कहीं जाकर के फील्ड पे बैठ जाइए, नदी किनारे जाके आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा शांत जगह, और वहां पे आराम से बैठ जाइए, मोबाइल को साइड कर लीजिए, फिर आपको देखिए अलग ही सुकून मिलेगा। और ऐसा हमने नहीं बताया कि जितने भी वहां पे हैं लोग जलन या ईर्ष्या बहुत ज्यादा, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो आज भी गांव की स्थिति अच्छी है। बहुत अच्छी नहीं कह सकते लेकिन अच्छी है। संविधान सभा में जब गांधी जी का डेथ हो जाता है, संविधान सभा का निर्माण होता है फाइनली, तो 2 खेमा में बंट जाता है। हाँ, अरे फोन की, आप ऑफिस में हैं? नहीं, हम आज ऑफिस नहीं जा रहे। और तो बात हो गई अभिजीत जी से, हम क्लास ले रहे थे इसलिए फोन कर रहे। आप जाइएगा? देखते हैं, अगर कॉल आएगा तो 1 बजे के बाद जाएंगे। ठीक। तो 2 खेमा में बंट गया था। एक जो गांधी जी के समर्थक थे वो प्रायोरिटी दे रहे थे गांव ग्राम व्यवस्था लाने का, ग्राम पंचायत की स्थापना का, और दूसरा जो B.R. अम्बेडकर का खेमा था वो मान रहे थे कि अगर हम ग्राम पंचायत की स्थापना करते हैं तो पुरानी जो सामंतवादी व्यवस्था है वो पुनः से लागू होगा। और ये उनका सही थॉट भी था, क्योंकि आज भी गांव में क्या उन लोगों के पास अधिकार है? आज भी गांव में मुखिया कौन है? ज्यादातर जहां अगर कास्ट की बात करें तो स्वाभाविक वहां देखिएगा जो अपर कास्ट के लोग होंगे। अगर जहां कास्ट वाला इशू नहीं है तो जो पहले से सशक्त है। तो इस तरीके की तमाम चीजें था, कंट्रोवर्सी दोनों के बीच होता है, और फाइनली अनुच्छेद 40 में जाकर के ग्राम पंचायत को स्थापित किया जाता है ना? तो अनुच्छेद 40 में मौलिक अधिकार में अन्य जगह नहीं देकर के ग्राम पंचायत की स्थापना को DPSP में जगह दिया जाता है। ग्राम पंचायत हमारा एक अलग से चैप्टर होगा। ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी
वहां पे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पे बस इतना आपको याद रखना है, क्या अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत की स्थापना है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत की स्थापना है। अब आते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में सहायता। चीज को समझिए, देखिए याद करने में आसानी होगी। फिर आप नोट्स देखिएगा, इधर देखिए बोर्ड पे, कुछ दशाओं में सहायता। तो कुछ दशाओं में क्या सहायता? तो कुछ दशाओं में एक आता है बेरोजगार। तो बेरोजगार को हम रोजगार देंगे तो उसका सहायता होगा। जिसके पास काम नहीं उसको काम देंगे, उसका सहायता हो जाएगा। बुढ़ापा, अगर किसी के पास बुढ़ापा है तो उसको क्या करेंगे? बुढ़ापा के समय कुछ विशेष हेल्प करेंगे, जैसे वृद्धा पेंशन, तो उसका कल्याण होगा ना। तो यहां पे देखिए, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता। अच्छा, जो शिक्षित नहीं है उसको क्या करेंगे? शिक्षा देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ दशाओं में सहायता। तो जिसके पास काम नहीं है उसको काम देंगे तो उसका कल्याण होगा। जिसके पास शिक्षा नहीं उसको शिक्षा देंगे तो उसको कल्याण होगा। और जिसके पास काम, शिक्षा और लोक सहायता, रोड क्रॉस कर रहे हैं, एक बूढ़ी माता आ गई या बूढ़ा बाबा जी आ गए, तो आप उसको हेल्प थोड़ा कर दो। तो लोक सहायता मतलब क्या होता है? जिसको सहायता की आवश्यकता है उसको आप सहायता कर दो तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो यही 41 की बात कही गई है। अनुच्छेद 41 में कहा गया है क्या? कुछ दशाओं में। कुछ दशाओं में, तो कुछ दशाओं में क्या? तो पहला है काम, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है लोक सहायता। लेकिन हम पहला रखेंगे यहां पे याद करने के लिए शिक्षा, दूसरा काम और तीसरा शिक्षा। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अंग्रेजी क्या होता है? एडुकेशन। और अनुच्छेद 41 में सबसे लास्ट में क्या है? एक। और एक से आता है एडुकेशन। 41 में एक से एडुकेशन। याद करने के लिए याद हुआ? अब हम मिटा देते हैं, यहां हम पहले लिख देंगे शिक्षा, है ना। तो यहां पे लिख देंगे कुछ दशाओं में क्या? काम, शिक्षा और लोक सहायता। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा याद करवा दिए। 40 तक याद है। 41 से अब आपको ध्यान में आ जाएगा। 41 में क्या बोले थे सर? अच्छा, एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन के साथ था काम और लोक सहायता। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? यहां कहता है कार्य की न्यायसंगत दशा। कार्य की न्यायसंगत दशा में मानवोचित तथा प्रसूति हित लाभ। यहां एक चीज समझिए, हमारे साथ मान लीजिए हमारी एक महिला मित्र काम कर रही है, फिजिकल वर्क हमारा है, जैसे डीएसपी मान लिया, डीएसपी के रूप में ना, डीएसपी या कोई और काम जो मतलब मजदूरी है मान लिया जाए, तो एक फिजिकल वर्क काम है ईंटा ढोने का। तो प्रत्येक दिन उसको भी 10 रुपया मिलता है, हमको भी 10 रुपया मिलता है। लेकिन मान लिया जाए वो महिला प्रेग्नेंट है, तो क्या वो फिजिकल वर्क कर सकती है? क्योंकि उस समय उसकी जैविक कुछ ऐसी क्रियाएं होती है कि फिजिकली वो अनहेल्दी होती है, क्योंकि एक साथ वो और उसके बाद उनके बच्चे, मतलब 2 लोग का ख्याल रखना होता है। तो अगर हम उसको कहेंगे कि उस समय भी हम कहेंगे कि हम कमाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा, और वो नहीं कमाएगी घर में बैठल रहेगी तो उसको पैसा मिलेगा, तो हमारे जैसा बेवकूफ कोई होगा? नहीं होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं अगर उस स्थिति में भी महिला को काम करवाएं और तब पैसा दे, तब उसके साथ न्याय संगत होगा कि अन्याय संगत हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा। तो यहां पे साफ लिखा गया, देखिए, न्याय, कार्य की न्याय संगत। अच्छा, अगर वैसा हम करवाएंगे तो मानवीय रूप से वो उचित भी होगा, इसलिए इसको कहा जाता है मानवोचित। मानवीय रूप से उचित नहीं है और हम उसको बिना काम करवाएं प्रसूति हित लाभ का पैसा दें, तो ये मानवीय रूप से क्या होगा? उचित होगा। मतलब उस समय वो काम नहीं करेगी और बेबी को जन्म दे रही होगी, और उस समय हम कहेंगे कि उसका पैसा काट लो, न्याय संगत होगा? मानवीय रूप से उचित होगा? तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं? सरकार उसके लिए विशेष प्रावधान करती है और
यही पे कहा गया 42 में क्या, कार्य की न्याय संगत दशा, कार्य की जो न्याय संगत हो और साथ ही साथ मानवीय रूप से क्या हो, मानवीय रूप से उचित भी हो, और उसको क्या मिले भाई, तब प्रसूति हित लाभ मिले, प्रसूति हित लाभ मिले। और ये पहले था कितना, 24 सप्ताह, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया, 26 सप्ताह। यानी कि 26 सप्ताह कहे तो, यानी कि अगर आप सरकारी नौकरी में कहीं जाते हैं तो आप जब प्रेगनेंसी जैसी स्थिति में होंगी तो आपको 36 सप्ताह का लीव मिलेगा, 36 सप्ताह बोलते हैं, 26 सप्ताह का लीव मिलेगा, छुट्टी मिलेगा। अब इसमें आप पर निर्भर करता है ये कब से लाते हैं। मान लिया दिसंबर में किसी का टाइम फिक्स है तो ज्यादातर लोग क्या करती है, लगभग 7 महीना तक अपने आप को उस तरीके से थोड़ा सा प्रोटेक्शन के साथ बेहतर करती है, प्रयास करती है कि ज्यादा समय वो बेबी के साथ बिताए। और आपके पास 6 महीना फिक्स है तो 2 महीना पहले ले लीजिए और 4 महीना बाद में लीजिए। और जो और ज्यादा होशियार होती है वो पहले 1 ही महीना लेती है, अपने आप को थोड़ा बेहतर मतलब केयर टेकर ले करके, बाकी 5 महीना अपना बेबी के साथ बिताती हैं। ठीक, तो ये 26 सप्ताह। अच्छा, ये है सिर्फ कितने बच्चे के लिए, और अगर 2 बच्चे के बाद की बात करते हैं तो आपको कितना, मात्र 12 सप्ताह। तो वैसे भी 2 बच्चे से ज्यादा लाना भी नहीं चाहिए अभी लोग, है ना। हमारे 2 वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि नहीं, क्योंकि अब बहुत सारा भारत डेवलप कर चुका है, हेल्दी वेल्दी। या पहले रहता था कि चलो 5 हो गया, डॉक्टर नहीं मिलता था, एक 2 इधर उधर भी होगा तो बचेगा 4, फिर एक 2 इधर उधर होगा बचेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब पहले जैसे कि प्रत्येक गांव में आपको कॉन्सेप्ट था 5 बेटा मतलब 5 लाठी, 7 बेटा 5 भैवा और 7 भैवा का कॉन्सेप्ट था पहले, प्रत्येक गांव में मिल जाएगा आपको, है ना। अब ऐसा है नहीं है अभी मतलब आप समझ नहीं सकते। हम लोग को लगता है कि नहीं चलो हम लोग को माँ जन्म दी, ये मतलब उस चीज को आप महसूस नहीं कर सकते। वाकई में भगवान ने महिलाओं को पुरुष से कई ज्यादा गुना ताकत दिया है तकलीफ सहने के लिए। हम लोग तो शुरू से गधा हैं, आज भी हैं, क्या समझेंगे। लेकिन वो आपसे क्या चाहती है, बस थोड़ा सा रेस्पेक्ट, थोड़ा सा सम्मान, है ना। इसलिए महिलाओं को समझना इतना आसान नहीं है, भगवान जी भी नहीं समझ पाए। पॉजिटिव वे में लीजिए चीजों को, है ना। और इसी में मतलब कहता है ना कि अगर आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर आपके सोच जैसा थोड़ा बेहतर मिल जाए तो आपका जिंदगी एकदम तर जाएगा। और अगर तो आते हैं अनुच्छेद 42, ठीक है। अनुच्छेद 42 में क्या लिखा गया, अब देखिए अनुच्छेद 42 के सबसे लास्ट में क्या, अनुच्छेद 42 के लास्ट में क्या, और आपको बच्चे चाहिए कितना, याद हो गया। अनुच्छेद 42 में क्या है, प्रसूति, डायरेक्ट याद रखना है, प्रसूति हित लाभ। अनुच्छेद कितना, 42, क्लियर हो गया। अनुच्छेद 36, 37, ना बोलिएगा तो याद नहीं होगा। हमरा क्या, मुंह छुपा के रखिए, मुंह दिखाई यहां थोड़ी ना लग रहा है। बोलिएगा तो याद होगा, और नहीं याद होगा तो हम फिर खड़ा करेंगे, खड़ा करना छोड़ेंगे तो नहीं। और आप एकदम ढीठे होंगे तो डेली खड़ा होगा। खड़ा होने में शर्म आता है कि नहीं, टेंशन आता है, आता है आता है ना। तो हम तो चाह रहे हैं कि हम आपके आत्मा को उस कदर झकझोर दें, जिस दिन आपको ये लगेगा कि हमको खड़ा करने के बाद कितना शर्म आता है, और जिस दिन ये शर्म आ गया और आपका सेल्फ रेस्पेक्ट थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट होना शुरू हो गया, उस दिन आप अनुच्छेद क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रट के आ जाइएगा। और हमारा काम वही आपके आत्मा को उस हद तक झकझोरना है। झकझोरना मतलब समझते हैं ना, हाँ। इसके लिए आप चाहे हमसे मुंह उठिए, हम बोलेंगे तो मुंह फुलाइए, हमको जीव दिखाइए, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
हमको हम क्योंकि हम 1 नंबर का ढीठ हैं, ठीक है, कोई खास हमको फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो अनुच्छेद 41 क्या था? 41 एजुकेशन, काम, शिक्षा और लोक सहायता। 42 क्या है? 42 मतलब दो बच्चा, मतलब प्रसूति हित लाभ। चलिए, अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? क्या कहता है? देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, ऐसे इसको याद कीजिए। अनुच्छेद 43 के सबसे लास्ट में क्या है? 3 है ना। इधर देखिए महारानी, कहां देख रहे हैं? उधर, यहां, इधर। अनुच्छेद 43 के सबसे लास्ट में क्या है? 3 है। ऊ जैसा नहीं है, तो इसमें हम ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। और उद्योग के ऊपर में थोड़ा सा लिख दें, क्या? कुटीर उद्योग। तो 43 में शुरू होता है 3 से, मतलब ऊ से उद्योग। कुटीर उद्योग की क्या है? स्थापना है। और जब कुटीर उद्योग में कोई स्थापित होगा तो जो काम करेगा, तो जितना काम करेगा उतना पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम यहाँ पे काम करें फ्री में, मतलब यहाँ तो फ्री है ना, है दूसरा जगह फ्री में काम करेंगे तो कुछ नहीं काम करें, 2 महीना से एको को पेन नहीं चलाएं, खाली क्या करते हैं? जाके सिग्नेचर करते हैं, अपना अटेंडेंस, और सैलरी बन रहा है। क्या दिक्कत है? सरकारी नौकरी है, नहीं है, और ना लगने देंगे अभी। ठीक, अब देखिए क्या है, तो कहने का मतलब, अगर आप उद्योग में कहीं काम करने जाइएगा, मतलब हम ही यहाँ पे आएंगे तो 2 घंटा पढ़ा रहे हैं, 3 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो मिनिमम वेजेज तो होगा ना। एक मजदूर को कम से कम, जैसे अभी सरकारी रेट है 413 बताए थे ना, 413 रुपया सरकारी रेट है एक मजदूर को काम करने का। तो कहीं पे भी आप काम कीजिएगा ना, तो 413 से आपको कम पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो मानता है कि एक दिन में, सरकार मानती है एक दिन में कम से कम इसको कितना खर्च होगा, हालांकि ये कम है। तो मतलब हम यहां पढ़ा रहे हैं, हमको कहेगा फ्री में, कोई पैसा नहीं जाएगा, ऐसा होगा? तो इतना मजदूरी तो मिलना चाहिए जिससे क्या हो? जीवन निर्वाह हो, जीवन निर्वाह हो। तो इसको कहा जाता है जीवन निर्वाह मजदूरी। तो इसको याद करना, अनुच्छेद 43 में क्या है जी? कुटीर उद्योग की स्थापना एवं जीवन निर्वाह मजदूरी। तो हम पहले लिखा हुआ जीवन निर्वाह मजदूरी, बाद में कुटीर उद्योग की स्थापना, तो हम बात तो एक ही ना बोले, है ना? तो मेरा तो पर्पस है कि आपके दिमाग में बात को बैठा देना। बैठ रहा है ना? इसके बाद भी नहीं बैठेगा, कल फिर आएंगे, कहेंगे कितना लोग आइएगा, हाथ उठाइएगा, नहीं, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा बताइए? हाँ, अगला टारगेट आप ही दोनों पे है ना? खड़ा करके शुरू से पूछेंगे और यहां आके पूछेंगे, यहां बुला के, तब थोड़ा अभी तक इतना 2 बार 3 बार खड़ा किए, आत्मा भी नहीं झजकोराया है यहां खड़ा करेंगे तब आत्मा झजकोराएगा बढ़िया से। अनुच्छेद 43 क्या है? कुटीर उद्योग मतलब कुटीर, जैसे देखिए उद्योग जो होता है ना, तो एक होता है बहुत बड़े बड़े उद्योग, हम लोग इकोनॉमिक्स में आप लोग को पढ़ाए थे उद्योग। तो भारत के जितने बड़े बड़े उद्योग हैं उसको बांटा गया है 3 भाग में। कौन कौन? महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न में। इसका एक लार्ज संख्या में आवंटन, ये आवंटन कहते हैं, टर्नओवर होता है सबका, लेकिन उनके बाद जो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसी को कहा जाता है कुटीर उद्योग, जिसमें छोटा छोटा उद्योग में बहुत सारा आता है, मोमबत्ती बनाना या अगरबत्ती बनाना या इस तरह का। हालांकि इसका भी टर्नओवर है, परिभाषा में 1 लाख से इतना करोड़ ऐसे करके कुछ है, मुझे ध्यान में अभी नहीं है, तो वो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ाया था। कितना है जी? 3 परिभाषा है। कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योग, MSME कहा जाता है इसको, ठीक है? तो 43 तक हो गया क्लियर? तो 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 हो गया। चलिए, 36 क्या था? 37 क्या था? 38 क्या था? 39 क्या था?
39 में 40 क्या था, 41 क्या था, 42 क्या था, 43 क्या था। अब एक चीज देखिए, थोड़ा सा इसको समझिए, इसमें देखो क्लाउज भी है, आपको याद भी रखना है। जैसे आप उद्योग में काम करने गए, जैसे मान लीजिए कोचिंग संस्था है, टाइम हम कर देंगे 9 बजे, बिना आप लोग से पूछे। आप लोगों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, लेकिन यही आप लोग से पूछ के करेंगे, नहीं 10:30 थोड़ा ज्यादा हो रहा है, हमारा टाइम नहीं मिल रहा है, एक काम करते हैं इसको 10 करते हैं। आप लोग भी कहिएगा ठीक है सर। तो अगर आपके सहमति से हम टाइम चेंज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास करने आइएगा। और आपके सहमति नहीं होगा तो जिसकी इच्छा होगी वो आइएगा, जिसका इच्छा नहीं होगा, जैसे टाइम सेट नहीं होगा वो आप आइएगा। तो अगर उद्योग में उसका जो मैनेजमेंट होगा, प्रबंधन होगा, अगर प्रबंधन में आपकी भागीदारी होगी, मजदूरों की भागीदारी होगी, तो मजदूर अपना 100% बेहतर से काम करेगा ना, उसको लेगा किसका, मैनेजमेंट के निर्णय में भी हम शामिल हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए मजदूर जो है वो काम कर रहा है और पता चला कि एक टाइम लाइन हमारे पास है कि 5 दिन में इतना हमको टर्नओवर या कोई भी माल हमको भेजना है, और डायरेक्ट कर देंगे कि आपका टाइम मान लिया 7 घंटा है, उसको 9 घंटा कर देंगे बिना कुछ बोले, गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन उसी को बुला करके कहेंगे देखिए ऐसा ऐसा काम है, इतना इतना समय में वहां पे उतना देना है, बहुत जल्दबाजी, ये हमारे जो कंपनी का प्रतिष्ठा की बात है, तो सब लोग आ जाएगा ना। इसी को कहते हैं मोहना, इसी को ना कहते हैं, मोह लिया थोड़ा सा और लोग काम करेगा और टाइम थोड़ा बढ़ा देगा। तो इसी बात की चर्चा किया गया है कि जो उद्योग होता है, उद्योग के प्रबंधन में, उद्योग के प्रबंधन मतलब समझते हैं, मैनेजमेंट, प्रबंधन में किसकी भागीदारी, मजदूरों या जो काम करने वाला कर्मचारी है उसकी क्या सुनिश्चित किया गया है, भागीदारी या सहभागी। यानी कि उद्योग का जो मैनेजमेंट होगा उसमें कौन शामिल है, इसमें लिखा गया उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त कानून बनाया जाएगा। यानी कि उसका जो मैनेजमेंट होगा उसमें कौन शामिल होगा, मजदूर शामिल होगा, मजदूर शामिल होगा। क्लियर। क्लाउज 3 में है सहकारी, सहकारी, सहकारी है ना, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या करना है, प्रबंधन, प्रचालन, नियंत्रण। अब इसको समझिए, सहकारी समिति का एग्जाम्पल हम कई बार बताएं। क्या होता है सहकारी समिति, 2 या 2 से अधिक लोगों, मतलब कुछ अधिक लोगों के मिलने से एक समिति बनाता है, वो एक दूसरे का हेल्प करता है, उसका मेन उद्देश्य होता है सभी का क्या हो, कल्याण हो। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल बताया था कि एक गांव है पटना से 40-50 किलोमीटर दूर, है ना, वहां पे 100 घर है, संयोग से वो गांव दूध वाले का है, ग्वाला का है। वहां पे 100 घर में प्रत्येक घर से प्रत्येक दिन 2-2 केजी दूध का उत्पादन होता है, और उन लोग का अपना जो उपभोग की क्षमता है वो 1-1 केजी दूध है। प्रत्येक घर में 1 केजी दूध खर्च भी होता है, तो बचता कितना है, 1 केजी। मतलब 100 घर में से प्रत्येक दिन 2 केजी दूध का उत्पादन होता है, 1 केजी उसका उपभोग करता है, सबके पास बचता है कितना, 1 केजी दूध बचता है। तो 1 केजी दूध दूसरे को बेचेगा, कोई लेगा? इसलिए नहीं लेगा क्योंकि उस गांव में सभी के घर में 1 केजी दूध है। और 50 किलोमीटर चूंकि पटना से दूर है, यानी बाजार से दूर है, तो 1 केजी दूध लेकर के सभी लोग आएगा पटना बेचने? क्यों नहीं आएगा? तो ऐसे में आपके और हमारे जैसे कुछ होशियार लोग रहेंगे, वो क्या करेंगे, एगो गाड़ी लाएंगे, सबका दूध इकट्ठा करेंगे और 2-4-5 लोग मिल करके उसको पटना लाएंगे, बेचेंगे, फिर ले जाएंगे और जितना पैसा होगा सबको बांट देंगे। इसी तरह का काम करने के लिए एक समिति बनती है और उसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अनुच्छेद कितना, 97वां संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया। क्या द्वारा? 97वां संविधान संशोधन। तो ये था अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 क्या था, कुटीर उद्योग एवं जीवन निर्वाह मजदूरी। 43 का क क्या है,
43 का ख क्या है? सहकारी समिति। अब आते हैं अनुच्छेद कितना टाइम हुआ? 12:53 हो गया। 12:53 हो गया। कितने बजे से क्लास है मेंस? मेंस नहीं है आज? आज की मेंस क्लास नहीं होगी। चलिए, तो मेंस की क्लास भी नहीं है और ऑफिस से अभी तक हमारे लिए कोई सूचना भी नहीं आया है, तो आज मूड में है नहीं? चलते हैं आगे, जितना तक 2-3 घंटा और बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत है? किसी को जाना है तो एकदम, जाने वाले को हम एकदम नहीं रोकते हैं। वैसे भी आपके रहने या नहीं रहने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। और कुछ जो हमारे नज़र में अच्छे स्टूडेंट है उसको तो जाने भी नहीं देंगे। क्या मेंस का क्लास नहीं होगा आज? ले सकते हैं क्लास? थोड़ा मेरा एनर्जी का व्यवस्था कीजिए, एक जूस मंगवा दीजिए, ठीक है? क्योंकि हम भी भूखे हैं शुरू से, सुबह से, ठीक है? चलिए हम लोग आते हैं अनुच्छेद 44। अब देखिए, पेज वेज को बंद करके रखिए और चीजों को सुनिए, क्योंकि अनुच्छेद 44 बहुत ज्यादा चर्चा में है अभी। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल कोड, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, यूसीसी। यू भी लिखा गया, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कॉमन सिविल कोड भी बोलते हैं। अब देखिए, इसका सबसे पहले मतलब समझना है। देखिए, समान मतलब होता है समान, वो समान खाने पीने वाला समान नहीं, सेम। सेम नहीं कहता है, जैसे लड़के लोग बोलते हैं अच्छा हम तो आज बहुत दुखी हैं, तो बोले सेम है यार, समझ रहे हैं? हाँ, ये सब लड़की लोग का थोड़ा सा होता है। लड़का लोग भी कोई एडवांस होता है, लेकिन लड़का लोग को आता नहीं है बोलने। हाँ, नहीं होता है। तो सेम है यार, तो सेम टू यू, तो ये वो सेम वाला है, ठीक है? समान नागरिक मतलब नागरिक होता है, संहिता मतलब होता है विधि या कानून, ठीक है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ पहले होता क्या है, इस चीज को पहले समझते हैं। देखिए, कोई भी जब अपराध होता है तो वो 2 प्रकार का क्राइम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है दीवानी और एक होता है फौजदारी। चीजों को समझिए थोड़ा, एक होता है दीवानी और एक होता है फौजदारी। अब देखिए, दीवानी जो क्राइम होता है वो क्या होता है? जैसे हम पटना है, अब पता चला कि सगुना मोड़ में आपका रूम है, आपका घर है, तो आपसे दोस्ती की और बोले कि थोड़ा सा मम्मी से बात करके हमको रूम रेंट दिलवा दो, रूम दिलवा दो, तो रूम ले लिए। और रूम ले लिए तो उसका जो पैसा है तो उसकी मम्मी को लगा कि चूंकि हमारे बेटा या बेटी का दोस्त है तो अपना देगा महीना। तो 2 महीना 4 महीना में टोकती थी आंटी, टोकती नहीं थी, और हम निकले महाकमीना। तो किए क्या कि 1-2 साल हो गया, उसके बाद छोड़ के चले गए, पैसा नहीं दिए। तो सबसे पहले तो बेटा बेटी को लतियाएगी बढ़िया से, कहेगा तुम कैसा दोस्त लाया था। और मान लिया 2-4 हजार की बात नहीं है, अगर मान लिया 10-20 लाख की बात हो, तो वैसे में क्या करेगा, आपका कुछ तो प्रूफ होगा, फिर आप पे एक मुकदमा जाएगा क्या करने का, आप वहां पे रहे और आपने किराया नहीं दिया। पहला एग्जांपल। दूसरा, जमीन विवाद, बहला फुसला के जमीन भी लिखवा लिए,
तो मतलब धन रुपया पैसा से संपत्ति से संबंधित जब कोई मामला होता है, अपराध होता है या मुकदमा जो होता है, वो शामिल होता है किसमें? दीवानी में। धन रुपया पैसा संपत्ति जमीन इस तरह का जो मुकदमा होता है वो होता है, उसको कहा जाता है सिविल मुकदमा, जो भी सॉरी दीवानी मुकदमा। अब देखिए दूसरा होता है फौजदारी। अच्छा, दीवानी में ही कहीं कहीं शामिल होता है सिविल। अब सिविल में क्या होता है देखते हैं। सिविल में बहुत सारी चीजें शामिल होती है, जिसमें शामिल होगा जैसे शादी विवाह। शादी विवाह का क्या पद्धति? शादी विवाह तो शादी हो गया, तलाक तलाक हो गया, किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? गोद लेना, गोद लेने की प्रथा, तो ये सब हो गया। तो शादी, तलाक, गोद लेने की प्रथा, तो ये सब के लिए। अच्छा, ये हो गया, एक हो गया दीवानी, एक हो गया सिविल। अरे फौजदारी, फौजदारी मतलब क्या हो गया? फौजदारी मतलब हो गया कि जहां आपको 307 लगे, अटेम्प्ट टू मर्डर, लड़ाई झगड़ा मारपीट, सर पर तोड़ ताड़ दिए पूरा, 302 मर्डर वर्डर कर दिए सारा, तो ये इस प्रकार की मामला जो है चलता है। तो देखिए इन सारे मामले के लिए हमारे पास दो प्रकार का विधि है। न्यायालय में जब आप जाइएगा, जुडिशरी में आप जब जुड़िएगा, तो वहां पे आपको आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये दो प्रकार के आपको कोड पढ़ना होता है। तो सब में डिसाइड है कि कौन से क्राइम के लिए क्या धारा है और उसमें कितना सजा होगा। ठीक है, तो देखिए अब भारत में क्या है, एक धर्म के तो लोग हैं नहीं। भारत में कई चीजों को समझिए, ऐसा ना हो कि इसके बाद फिर से आपको समझना पड़े। मैं प्रयास कर रहा हूं, इसके बाद आपको फिर से समझने की जरूरत नहीं है। भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं। कोई दिक्कत? अरे कुछ ले आए, मौसमी वगैरह क्या बोल रहे? अलग अलग धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, सिख, ईसाई, जैन। तो मेनली रूप से यहां पे आ जाता है बात हिंदू और मुस्लिम का। तो देखिए अगर कोई हिंदू का लड़का किसी का मर्डर किया, चाहे अटेम्प्ट टू मर्डर किया, चाहे मुस्लिम का लड़का अटेम्प्ट टू मर्डर या 307 या ये लगा, तो दोनों हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फौजदारी मामला में दोनों अंदर जाएगा सेम रूप से, किसी के लिए कोई रियायत नहीं। ठीक है, दीवानी प्रकार का भी अगर मुकदमा होता है तो उसमें भी रुपया पैसा धन से संबंधित लगभग कुछ चीजों को छोड़ करके दोनों पे सेम मामला चलेगा। ठीक है, लेकिन सिविल जो मामला है, जिसमें आता है शादी, जिसमें आता है तलाक, जिसमें आता है गोद लेना, इन सब के लिए अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रावधान किया गया। अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रावधान किया गया है और उसके धर्म ग्रंथ में जो प्रावधान किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही निर्णय लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया हम हिंदू में शादी किए और मुस्लिम में जब शादी होता है, तो हमने कई बार चर्चा किया हिंदू और मुस्लिम की शादी दोनों दो तरह का होता है। जैसे हिंदू में जब किसी का शादी होता है तो पूरा लंबा, बढ़िया से बैठिए, कैसे करके बैठते हैं आप लोग? पूरा जो है लंबा चौड़ा 4-5 दिन से प्रोग्राम चलता है, मेहंदी रस्म, ये रस्म, वो रस्म, है ना। और लगता है नहीं वाकई में गली मोहल्ला को पूरा जगह जगह के बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं शादी करने, है ना। और फाइनली पूरा सभी लोग को साक्ष्य मानते हैं, जितने लोग हैं 7 जन्म तक निभाने की बात करते हैं और फाइनली हम लोग शादी करते हैं। जितना आसान, जितना देखिए दिक्कत क्या है ना कि जितना सजो सिंगार एकदम पूरा राजशाही व्यवस्था के साथ शादी